आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना आपकी खाने की क्षमता है, उसका आधा ही खाना खाइए। देखिए, आँखों का कमज़ोर होना हुँ। और चश्मे का नंबर बढ़ना, हुँ। ये दोनों चीज़ डिपेंड करती है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। डेली सुबह जैसे ही आप उठें, फ्रेश होने के बाद में दोनों नाक में आप गाय का घी डालना चालू कर दीजिए। 4-4 बूंद। आप देखेंगे कि आपका पैसेज इतना स्मूथ हो जाएगा और गाय के घी में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मिलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है उसमें, तो ये आपको साइनस नहीं होने देगा कभी। बालों का ग्रे होना या बालों का व्हाइटनिंग व्हाइट होना, होना। ये आपकी क्या है कि जीन की कोडिंग भी है। हुँ। इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहला सवाल कि क्या आज हम उन टॉपिक्स पे बात करें जिनकी चर्चा अमूमन आम घरों में होती है और कोई ना कोई घरेलू उपचार, क्योंकि आयुर्वेदा भी एक तरीके का ऐसा उपचार है जिसको हम घरेलू उपचार या जड़ी-बूटी के उपचार में जोड़ सकते हैं। तो हम वहाँ पर बात करें? देखिए, आयुर्वेदा की मैं जो एक मिसकंसेप्शन है, उसको मैं हुँ। दूर कर देता हूँ कि व्हाट हुँ। इज़ आयुर्वेदा? बिल्कुल। आयुर्वेदा इज़ नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट्स द वे टू लिव द लाइफ। हुँ। आयुर्वेदा इससे बहुत कुछ ऊपर है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे दवाई लें और ठीक हो जाएँ। ये थोड़ा रहता है। हुँ। लेकिन आयुर्वेदा ये कहता है कि आपको बीमार होना ही नहीं है, सबसे पहली बात। हम हुँ। यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम यहाँ अपना जो जीवन हमें दिया है भगवान ने, उसको व्यतीत करने के लिए हैं, हुँ। आराम से उसको व्यतीत करें। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आयुर्वेद बताता है कि एक आपकी डाइट क्या रहनी चाहिए, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या रहनी चाहिए। आप जैसे ऋतुएँ चेंज हो रही हैं, जैसा कि अभी हमें पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों के हिसाब से आपका रहना, खाना कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे। हुँ। तो आज भावना जी बहुत अच्छा आपके दर्शकों के लिए भी रहेगा कि वो भी सुनेंगे इस चीज़ को और वो भी समझेंगे कि मैं क्या होता है कि मैं डीप रूट में जाके बातें करता हूँ। मैं हुँ। सिर्फ़ सुपरफिशियली बातें नहीं करता हूँ। सुपरफिशियली तो बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि आप ये खा लो, ये कर लो, तो ये ठीक हो जाओगे। हुँ। लेकिन हम लोग ब बात करते हैं उससे पहले की, कि आखिर आप बीमार क्यों हुए? हम लोग हर बीमारी के बारे में लगभग बात करेंगे। वो बीमारी ना हो, उसके लिए क्या करना है और अगर बीमारी हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जो किचन है, सबसे बड़ा औषधालय तो वही है हुँ। और उसके आस-पास जो हमारी वनस्पतियाँ उगी होती हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता लोगों को, हुँ। उनसे वो कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये सारा नॉलेज देने का, क्योंकि नॉलेज इज़ विज़डम। अगर वो नॉलेज पता लग गया, हुँ। तो काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारी अपने घर पर ही ठीक तो कर। दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का जो ये पॉडकास्ट है ये आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आप बहुत बारीकी से हर एक बात जानने वाले हैं कि घर में पड़े सामान से भी आधी से ज्यादा बीमारियों का निपटारा आप कर सकते हैं। मैंने तो सुना है चाहे वो कड़ी पत्ता हो या फिर वो हींग हो, हर एक चीज आपकी हेल्थ से जुड़ी है और अगर आप उसे खाते हैं, उसका सेवन करते हैं तो उपचार आपका 100% संभव है। शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सर के बालों से, फिर हम आएंगे नाखूनों तक भी, पैर के नाखूनों तक भी। जी। अगर मैं बालों की बात करूं, बाल झड़ रहे हैं, कई लोगों की समस्या है कि बाल रूखे रहते हैं, कई लोगों की समस्या है कि जो टकलापन है आगे की तरफ से अगर मैं बात करूं तो वो बहुत जल्दी कई लोगों का होने लगता है, खासकर अगर मैं मेल्स की बात करूं तो। देखिए उसके लिए समझना पड़ेगा कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। हेयर फॉल होने के 2 रीज़न होते हैं। हुँ। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रीज़न। उसका मतलब क्या होता है कि आपका केमिकल एक्सपोज़र कितना है? क्या आप कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आपकी जो हेयर की जो स्काल्प है, वो इतनी ड्राई हो चुकी है कि जिसकी वज़ह से हेयर की जो रूट है, वो थिन हो गई है और वहाँ से उखड़ रही हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपका बाहर से एक्सपोज़र आप कितना है। कई लोग हमने देखा है कि अक्सर वो अपने बालों में इस तरीके की क्रीम्स और इस तरीके की डाइज़, केमिकल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हेयर जो है उनकी रूट्स खराब होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ा समझना ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिए अपने यहाँ पर कि आप अपने बालों को क्या दे रहे हैं। हुँ। सेकंड चीज़ आती है इंटरनली, कि आपकी जो स्काल्प ड्राई हो रही है या आपके जो हेयर्स हैं वो खराब बन रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ा जो मेन रीज़न आता है वो होता है इंडाइजेशन। हम लोग अक्सर इसको मिस कर जाते हैं, हम सिर्फ हेयर्स देख रहे हैं। हेयर फॉल इज़ जस्ट अ सिम्पटम। वेयर इज़ द रूट कॉज़? रूट कॉज़ इज़ इन द इंडाइजेशन। आपका जो डाइजेशन अगर खराब है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो रूट्स को खराब करने लग जाता है हेयर की हुँ। और उसकी वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है। तो हमने देखा है कि अक्सर लोग हमारे पास में सिम्पटम्स लेके आते हैं, बट हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर हमने ये ट्रीटमेंट कर दिया, तो काफ़ी हद तक नेचुरली आपके हेयर फॉल होने बंद हो जाएँगे। हुँ। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बता देता हूँ,
कि अक्सर अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या जैसे एलोपेशिया कहते हैं, एलोपेशिया होना स्टार्ट हो गया है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको मिलता है ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, ये आप 100-100 ग्राम ले लीजिए, ठीक है? किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं और आप इनको लगभग 1 लीटर पानी में उबालना चालू कीजिए। जब ये रह जाए लगभग 200 एमएल, 200 एमएल करने के बाद में इसको छानकर उतार लीजिए और इसमें मिलाइए आप 100 एमएल ब्राह्मी का तेल और उसके बाद में इसको फिर थोड़ा-सा हल्का गरम करना है, तो ये बन जाएगा आपका तेल। अब इस तेल की ताकत ये है कि आपकी जो स्काल्प है, जहां पे हेयर रूट्स जुड़ी हुई हैं, उसको इतना नरिश कर देगा कि आपके फिर हेयर आप बाल खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेंगे। अरे ये तो वो तो टीवी के ऐड की तरह हो जाएगा जहां पर बालों को जो है किसी ट्रक से बांध दिया जाता है ऐड दिखाने के लिए कि देखो कितने मजबूत हेयर हैं। बिल्कुल और ये है भी ऐसा। आप हमारे पुराने लोगों को देखिए, कोकोनट ऑयल लगाते थे, हाँ। ठीक है, ब्राह्मी का तेल लगा रहे हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं और अक्सर आपने देखा होगा साउथ इंडियंस के है ना, बाल बहुत डेंस रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो नारियल का तेल लगा भी रहे हैं, नारियल का तेल खा भी रहे हैं। तो इसमें इतनी ताकत है, आप इसको ट्राई कीजिए घर पर। हम लोग नॉर्थ इंडिया में क्या है कि केमिकल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है ना। हमने ऑर्डर किया, आ गया शैम्पू, हमने ऑर्डर किया, आ गया तेल। लेकिन अगर आप ये घर पे बनाएंगे तो ना सिर्फ आपको नरिशमेंट देगा बल्कि बाल ना टूटने की भी गारंटी देगा। आपने एक बात तो बहुत अच्छी बता दी है कि भैया ये मम्मी और दादी वाला नुस्खा है जो सालों साल से चलता आ रहा है और कई 100 साल से चलता आ रहा है, आप अप्लाई कर लीजिए। भैया अगर आपको लगता है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपने अनुभव के अनुसार उस बात में दम है तो कमेंट करके बताइएगा, और लगता है कि भैया फॉलो करना चाहिए तो अपने विवेक के अनुसार फॉलो भी कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी, बाल सफेद हो रहे हैं, सबसे लॉजिकल बात है ये। हर आदमी आपके पास अगर आएगा, ज्यादातर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, जेंट्स की बात करूं, तो जरूर बोलते हैं अरे यार बाल सफेद हो गए, पानी खराब है, अरे यार बाल सफेद हो गए हैं, लग रहा है कि कोई शैम्पू का रिएक्शन हो गया है। आपने सुनी है ये बातें? देखिए इसमें काफी भ्रम भी है, हाँ। क्योंकि सभी चीजें फैक्ट नहीं है। बालों का ग्रे होना या बालों का व्हाइटनिंग होना, ये आपकी क्या है कि जीन की कोडिंग भी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल व्हाइट हो रहे हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। कई बार जीन की कोडिंग ऐसी होती है, डीएनए की कोडिंग ऐसी है कि वो उस तरीके की, देखिए बाल क्या है, इट्स अ प्रोटीन, और प्रोटीन कहां से डेवलप हो रहा है, वो हमारी जीन की कोडिंग उसको डायरेक्ट कर रही है बॉडी को कि इस तरीके की प्रोटीन बनाओ। नाउ व्हेन आई सी दिस एज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो बन रही है, अब उसमें आप कहीं पे भी ब्रीच नहीं कर सकते, ये बनेगा ही बनेगा। कई लोगों में ये टेंडेंसी होती है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, ये टेंडेंसी होती है, लेकिन कई लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया था, इनडाइजेशन की वजह से या केमिकल का एक्सपोजर की वजह से ये बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे आपने आमतौर पे कड़ी पत्ता सुना होगा, जी। आमतौर से घर के आसपास भी लगा रहता है। कड़ी पत्ता ले आइए, ठीक है, 100 ग्राम नारियल के तेल में, और खास बात लोहे की कढ़ाई में गर्म करना है उसको। ओके। लोहे की कढ़ाई में गर्म कीजिए और उसको हफ्ते में 2 दिन लगाइए। अगर आपकी व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स रूट की तरफ से नहीं है, ऊपर ऊपर की तरफ से है, तो काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो रूट से नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर की तरफ से ऊपर से है, वो काले होने स्टार्ट। और अगर कोई रूट से हेयर व्हाइट है तो अगेन मैंने वही बोला कि जीन की कोडिंग है, उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत देखा है कि बहुत लोग आते हैं हमारे पास में, जीन की कोडिंग को चेंज करना इट्स अ मैटर ऑफ, फिर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ओर हम लोग जाते हैं। तो ये हम लोग पंचकर्म के थ्रू करते हैं, जो हमारा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। हम पंचकर्म से पूरी बॉडी का टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेसर है। अगर कोई भी आते हैं तो हम उसको एज पर पेशेंट नीड कस्टमाइज करते हैं, तो हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। चलिए ये तो रही बालों की बात। अब मुझे लगता है आंखों की भी बात कर ली जानी चाहिए हमें। आंखों को अक्सर ऐसे आंखों के लिए कहा जाता है कि आईसाइट वीक हो गई है, बहुत कम एज में लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है। सबसे पहले तो कारण क्या है और इसका उपचार क्या है? देखिए आंखों का कमजोर होना और चश्मे का नंबर बढ़ना, ये दोनों चीज डिपेंड करती है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आजकल क्या है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और स्क्रीन टाइम होने की वजह से जो हमारी आंखों की नसें हैं, जिनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, वो कमजोर होती जा रही हैं लोगों की, क्योंकि वो ओवर यूज हो रही हैं। हर चीज की एक लिमिट है। तो एक तो चीज सबसे पहले ध्यान देनी है कि आपकी आंखों का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स स्क्रीन टाइम, वो कम रहना चाहिए। दूसरी बात, कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि सर हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, 8 to 12 आवर्स हमें कंप्यूटर से हटना नहीं हो पाता,
तो उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि अपनी आंखों की केयर करनी बड़ी जरूरी है। आंखों के है ना, हमारी आंखों के दो दोस्त हैं जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं। एक एक जो दोस्त है उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला। हाँ, और एक दोस्त है उसका नाम है आंवला। तो क्या है कि आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप आंवले का रोजाना सेवन कर रहे हैं, और त्रिफला का एक घी बनता है जिसको त्रिफला घृत कहते हैं, आमतौर पे किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। तो त्रिफला घृत डेली खाना और आंवला डेली खाने से आपकी आंखों की, आईबॉल की मसल्स और नर्व्स दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक नेत्र तर्पण हम लोग करते हैं आयुर्वेद में। तो आपके जो आसपास कोई भी आयुर्वेदा सेंटर है, आप वहां पे जा सकते हैं, नेत्र तर्पण क्रिया करा सकते हैं। वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा पंचकर्म में कि आंखों के ऊपर है ना एक आटे का घेरा बनाते हैं दोनों तरफ। मैंने देखा है कुछ जी। वीडियोस वगैरह में। और उसमें क्या होता है, जो मैं त्रिफला घृत की बात कर रहा हूं उसको डालते हैं। अब त्रिफला घृत क्या होता है कि जब हम उसमें डाल के रखते हैं और आंखों को है ना बोलते हैं ब्लिंक करो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आई बॉल की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और उससे जो आपकी देखने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि कई लोगों के चश्मे भी हट गए सिर्फ नेत्र तर्पण क्रिया से। तो इतनी स्ट्रांग है। तो ये दो चीज आप कीजिए घर में, एक तो आंवले का जैसे जूस पी सकते हैं या डायरेक्टली आंवला खा सकते हैं, और साथ में त्रिफला घृत का सेवन। अगर आपको लग रहा है आपको या आपके बच्चे को नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो आप ये दोनों चीजें करके देखिए। मुझे लगता है कि साल 2 साल में हो सकता है कि चश्मा ही हट जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि चश्मा हट जाए, लेकिन अगर किसी को मोतियाबिंद होने की शुरुआत हो गई है जी। तो क्या सिर्फ ऑपरेशन ही संभव है, या फिर आयुर्वेदा में कोई ऐसा उपचार है जो, क्योंकि हुआ नहीं है लेकिन शुरुआत हो गई है, जी। तो उसको रोक सकता है? देखिए, ग्लूकोमा आजकल बहुत कॉमन है। ग्लूकोमा के पीछे कई बार डायबिटीज भी एक हिस्ट्री मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं वहां पर लेके जाता हूं जहां से ग्लूकोमा की स्टार्टिंग हो रही होती है। तो सबसे पहले अगर डायबिटीज है, प्लीज उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये दोनों फैक्टर होते हैं जो आगे जाके डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपने वो कंट्रोल किया तो काफी हद तक आपका डेवलप नहीं होगा। नाउ अगर आपका ग्लूकोमा डेवलप हो चुका है तो उसके लिए फिर पंचकर्मा एक ऐसी चिकित्सा है कि आपको आना है, और वो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, बट वो काफी हद तक ये गारंटी दे सकता है कि आपका ग्लूकोमा की सर्जरी नहीं होगी। या तो वहां वहीं तक रोक देगा या धीरे धीरे उसको कम करता चला यानी कि जाएगा। पंचकर्मा में ये पावर है कि मोतियाबिंद जैसे कि होना शुरू हो गया, हुआ नहीं है, लेकिन उसको भी खत्म कर सकता है। पंचकर्मा में ऐसी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। क्या बात आप कर रहे हैं! मतलब हमारे जड़ी बूटी की जो हम कहानियां सुनते थे, जैसे मैंने त्रेता युग का किस्सा आपसे शेयर किया, मतलब इतना असर करती है। देखिए, पंचकर्म एक ऐसी ताकत है जो आयुर्वेद में लिखी हुई है, और अक्सर अब तो काफी प्रचलन में आ गई है, काफी लोग आते हैं। पंचकर्म दो चीजें करता है बॉडी की। एक तो क्या होता है कि बॉडी को पूरे टॉक्सिन्स फ्री करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है पूरे बॉडी में। हम लोग जितना भी केमिकल के एक्सपोजर में रहते हैं या कुछ भी हम लोग गलत खा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। अब क्या होता है कि टॉक्सिन शरीर से निकलते नहीं है, क्योंकि जो हमारा ब्लड इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन खींच रहा है, वो साथ में टॉक्सिन्स भी खींच रहा है, और वो ब्लड में घूम रहा है। अब उसको हम लोग बॉडी से बाहर कैसे निकालें? तो क्या होता है, फिर ये टॉक्सिन्स हमारे सेल्स में जाकर और वहां पर उनको खराब करने लग जाता है। थोड़े दिनों बाद किसी को डायबिटीज डेवलप हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, किसी को किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, और हम कहते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि हम टॉक्सिन्स को इतना अंदर शरीर में ले रहे थे। पंचकर्मा ही एक ऐसी चीज है जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, और वो भी सेलुलर लेवल पे जाके। तो सेलुलर लेवल की जब क्लींजिंग होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो हमने देखा पंचकर्म के बाद में बाय डिफॉल्ट शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है लोगों का, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है बिना दवाई के, कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो रही है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम थे, वो कंट्रोल में आ रहे हैं। तो ये ताकत है पंचकर्म की। तो पंचकर्म बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और साथ में बॉडी की रिजुवनेशन करता है, यानी बॉडी को ताकत देने का काम करता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमने देखा कि बहुत बीमार से रहते हैं। आपको अपना एक, मैं चाहूंगी, मैं माफी चाहती हूँ आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस मुझे बताइए। हमारे पास तो डेली एक्सपीरियंस नहीं, होता फिर है। भी एक एक्सपीरियंस। कई पेशेंट आते हैं जो हमारे पास में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए प्लान्ड है, मान लो कि उनके घुटने खराब हो चुके हैं, ठीक है। कई पेशेंट है जिनका सर्वाइकल पेन रहता है या लोअर बैक पेन रहता है। कई पेशेंट हैं जो करीब करीब 15-20 साल से डायबिटीज की दवाइयां ही खाते चले आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो दवाई खा क्यों रहे हैं। क्योंकि एक शुगर एक ऐसी चीज है कि जो आपको उसकी दवाई दे दी गई है कि आप ये दवाई खाते रहो तो शुगर कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये डायबिटीज का इलाज तो है नहीं।
ये तो सिर्फ आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने की चीज थी। तो हमारे पास में, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास में अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतनी मोटी मोटी फाइल लेकर आते हैं और उसमें डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं कि हमने ये भी डॉक्टर शहीद कर दिया, ये डॉक्टर शहीद कर दिया, अब डॉक्टर साहब आपकी बारी, अब आप बताओ। हम पेशेंट को समझाते हैं इस चीज के लिए कि देखो डॉक्टर कोई खराब नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है जो डॉक्टर बता रहा है और आप भूल रहे हैं, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात लाइफस्टाइल की खराबी, दूसरी बात डाइट की खराबी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और अगर उसको कुछ चीजें मना की गई हैं खाने के लिए, अगर वो खा रहा है तो क्या होगा, वो शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब बाद में वो क्या है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा टर्न अप होकर कि सर मेरा तो शुगर लेवल फिर भी बढ़ा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी डोज बढ़ाता चला जाता है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं करी कि भाई आप पूरे दिन खा क्या रहे हो, मुझे बताओ, आप पूरे दिन स्ट्रेस क्या ले रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है डायबिटीज बढ़ने का, शुगर बढ़ने का। तो उन चीजों में जब घुसते हैं, और नॉर्मली आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो बात वहीं से चालू करेगा कि आप बताओ कि आज पूरे दिन क्या खाया। तो पता लगा पेशेंट चावल खा रहा है, पेशेंट दही खा रहा है, पेशेंट केला खा रहा है, और क्या कहते हैं पेशेंट कि सर चीनी हमने कम डालनी चालू कर दी है। फिर क्या कहते हैं, सर हाँ दिन में भी सो रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं कि ये शुगर बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया, दिन में सोने से भी शुगर बढ़ती है, स्ट्रेस लेने से भी शुगर बढ़ती है। तो ये चीजें सोने से शुगर कैसे बढ़ती है? जी हाँ, दिन में सोने से आयुर्वेद में लिखा हुआ है कफ बढ़ता है शरीर में। तो जो कफ बढ़ता है, ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं जी। जब हम त्रिदोषों की बात करते हैं, वात पित्त और कफ की, तो जो हम लोग डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ये डायबिटीज में मेजरली कफ बढ़ा होता है शरीर में। तो हमें ऐसी चीजें डाइट और लाइफस्टाइल से हटानी पड़ती हैं जो शरीर में कफ बढ़ाती हैं। ठीक है, चावल, अगेन आप कहेंगे चावल से शुगर कैसे बढ़ता है, लेकिन आप चावल खिला दीजिए, उसके बाद शुगर चेक कर लीजिए, क्योंकि चावल क्या होता है, वो कफ को बढ़ाता है। जलीय होता है ना, चावल पानी में उगता है, तो पानी से उसका जो कफ गुण होता है उसमें ज्यादा, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पेशेंट है, उसको ये मतलब नहीं है कि मेरे को क्या बताया जा रहा है, उसको ये है कि भाई मेरा शुगर कंट्रोल कर दो बस। ठीक है, लेकिन आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट से पूछिए, अगर उसने डाइट और लाइफस्टाइल पे किया कंट्रोल तो उसका हुआ शुगर कंट्रोल, वरना तो शुगर की मेडिसिन बढ़ती चली जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है। आप मोस्टली डाइट क्या देते हैं शुगर की? देखिए, प्रकृति पे डिपेंड करता है, पेशेंट की प्रकृति क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सबका एक ही टाइप का रहता है। कई लोगों में वातज प्रकृति होती है, कईयों में पित्तज प्रकृति होती है, कईयों में कफज प्रकृति होती है। जो डायबिटीज है, जिसे हम प्रमेह कहते हैं आयुर्वेद में, मधुमेह नॉर्मली लोग समझते हैं, तो ये क्या होता है, ये कफज रोग है। तो इसमें क्या होता है कि हमें भारी चीजें, ठीक है, जैसे इसके कफ के जो गुण होते हैं, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, ये कफ के गुण हैं। यानी कि ऐसा खाना और ऐसा रहना जिसमें ये गुण होते हैं, हमें वो नहीं देने, वो हमें हटाने हैं। जैसे कि हमने उसको बोला भाई गेहूं की रोटी नहीं खाओ, पंचरत्न की रोटी खा लो, नहीं मिल रही बाजरा खाओ, मक्का मना कर देते हैं हम लोग। सब्जियों में जैसे आलू, गोभी, मटर, गाजर, ये हमने मना कर दिया क्योंकि हमें पता है इनमें कफ गुण है। ठीक है, दही मना हो जाती है, चावल मना हो जाते हैं, फलों में जितने भी मीठे फल होते हैं वो मना हो जाते हैं, यानी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है वो मना हो जाते हैं। ठीक है, विहार में जब हम जो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में हम लोग उनको बोलते हैं आप थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज में जाइए, योग और प्राणायाम में जाइए, जिससे आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होगा। तो अगर कोई पेशेंट ये सारी चीजें करता है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उसको कभी भी शुगर स्पाइक नहीं करेगा, कभी भी शुगर हाइक नहीं होगा। लेकिन सर अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ये सब्जियां नहीं खाने हैं, तो वैकल्पिक तौर पे खाए क्या, शरीर में कमजोरी नहीं आ जाएगी? मैडम किसने बोला कि यही खाने हैं? हाँ। तमाम चीजें हैं। आप एप्पल खाइए, गुआवा खाइए, आप जामुन खा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप चीकू खा सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, प्लम्स खा सकते हैं।
मैंने 2 चीजें मना करी, 20 चीजें और रखी हुई अच्छा, हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मैं जरा बात हाँ। कर लेती हूँ। मम्मियों को अक्सर आदत होती है ना, किचन में गए डब्बा खोला तो कभी आपने देखा बादाम खा रही हैं, कभी अखरोट खा रही है। कहते हैं कि पुराने लोग कहते थे कि भैया खाओ, हड्डियां मजबूत रहती है। तो ये शुगर वाले अगर कोई पेशेंट है तो खा सकते हैं? काजू नहीं खा सकते, बादाम? बादाम खा सकते हैं। किशमिश बहुत ही कम लेवल पे खा सकते हैं। किशमिश ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है, उसमें थोड़ा सा शुगर लेवल ज्यादा होता है। बाकी आप सब खा सकते हैं। बाकी सब खा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स बताए हैं शुगर से रिलेटेड। ये जो काला मोतियाबिंद होता है, ये इसके होने का कारण क्या होता है और इससे बचा कैसे जाए? मैडम अगेन जो क्या होता है कि हमारी ग्लूकोमा है, ठीक है, ग्लूकोमा हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि ये कफ जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कफ क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन हो जाता है कफ और वात का मिलके, जिसकी वजह से ये अंदर एक डेंस हो जाता है सेल्स, उसकी वजह से ब्लैक ग्लूकोमा स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं आयुर्वेदिक में, अगेन जैसे मैंने बताया कि कफ बढ़ा हुआ तो कफ को कम करना है, तो वही हम लोग पंचकर्म में करते हैं। हम लोग जो नेत्र तर्पण मैंने आपको बताया था, नेत्र धारा बताया था, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम लोग उसी तरीके की देते हैं जो शरीर में कफ और वात को कम करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। तो क्या होता है कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। बीमारी को एज अ सिम्टोमेटिक देखना और एज अ रूट कॉज देखना दोनों बहुत डिफरेंट है। हाँ, जितनी भी पैथीज हैं वो सब जो सिम्टम्स हैं उसकी ओर भाग रहे हैं, ठीक है। फीवर आ गया तो बुखार के लेवल को कम कर दो, ठीक है, और अगर खांसी आ रही है तो खांसी कम कर दो। आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज है जो उसके रूट कॉज पे जाके ठीक करता है। फीवर आया क्यों, क्या दिक्कत थी, तो हम लोग जब पेशेंट से डायग्नोस में डिस्कस करते हैं तब चीजें निकल के आती हैं, और जब हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो सिम्टम चाहे फिर 50 हो तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कम होते चले जाते हैं। चलिए, आँख की बात हो गई है, शुगर की बात हुई और बालों की बात हुई। अब बात करते हैं नाक से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। नाक की हड्डी बढ़ रही है, नाक में मांस बढ़ गया है। मैंने ये देखा है कि जो छोटे-छोटे बच्चे, उन्हें भी साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। वो रनिंग करते हैं तो सांस भी उनकी फूलने लगती है। तो ऐसे में ये बीमारी पैदा कैसे होती है और इसका उपचार क्या है? देखिए, सबसे पहला मेटाबॉलिज्म है। हमने देखा है कि कोई भी पेशेंट आता है जो हमारा मेजरली साइनस को लेकर आता है, तो साइनस में हमने देखते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो हम लोग पहले क्या होता है मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, क्योंकि अगेन जितने भी हमारे, हम इसको कहते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। मैं ना थोड़ा संस्कृत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी हमारे और भी फेलो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो इन टर्म्स को बोलना कम कर चुके हैं, और एक्चुअली कि ये डिफाइंड होते हैं। हम लोग क्या है कि इजी वे में बोलते चले जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बस उतना ही है। आयुर्वेद इससे बहुत ऊपर है। हम लोग जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट से ऊपर के, तो उनमें मेजरली कफ प्रधान रहता है, तो कफज रोग ज्यादा होते हैं इसमें। सेम विद साइनस का भी है। साइनस है या नेजल पॉलिप है जो आप बता रहे थे कि मांस बढ़ जाता है, या डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सिम्टम, जैसे कि नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। हाँ, अगर हम इनकी बात करें तो ये कफज रोग होते हैं, तो इनका इलाज भी हम लोग कफजन्य रोगों के हिसाब से ही करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए मोटा मोटा साइनस मान लीजिए, बहुत ही कॉमन है। लोग क्या कहते हैं कि इसमें कि हमें छींकें आ रही हैं, बैक टू बैक छींकें आती रहती हैं, और उसका फिर क्या है कि नेजल स्प्रे लेने लग जाते हैं लोग। मैं इसमें बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक होती है इसमें नेति क्रिया, ठीक है, तो जल नेति जो है वो जरूर करें आप लोग, ताकि आपके पैसेज क्लियर रहें। और उसके साथ में गाय का घी आप ले लीजिए, डेली सुबह जैसे ही आप उठें फ्रेश होने के बाद में दोनों नाक में आप गाय का घी डालना चालू कर दीजिए, 4-4 बूंद। आप देखेंगे कि आपका पैसेज इतना स्मूथ हो जाएगा। और गाय के घी में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मिलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है उसमें, तो ये आपको साइनस नहीं होने देगा कभी। और ये कितना अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि गैया मैया जिनको आप सुबह रोटी का भोग देते हैं, उन्हें खिलाते, जब आपके घर के बाहर आती हैं, सोचिए उनके देसी घी में मतलब इतनी पावर है कि आपका उपचार भी वो कर सकती हैं। और वैसे भी हम उनको अगर देखा जाए तो मैया के रूप में देखते हैं, और माँ के पास तो हर चीज का सोल्यूशन होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तो रही साइनस की बात, आपने हड्डी का भी कुछ उपचार बताया कि हड्डी बढ़ने का मतलब मैं जानना चाह रही हूँ इसका कारण क्या होता है, ये भी पेटी है? नहीं, देखिए जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ये क्या होता है कि जो नाक के बीच की जो हड्डी होती है, ये हमारी जो नाक की हड्डी जो मैं बता रहा हूँ, ये कई बार जो टेढ़ी हो जाती है। ये टेढ़ी कई बार कई चीजों की वजह से होती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज है,
कई लोगों का बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाता है, कई लोगों का चोट लगने की वजह से होता है और कई लोगों का इन्फेक्शन होने की वजह से होता है कि बैक टू बैक साइनस था, साइनोसाइटिस की वजह से इन्फेक्शन हुआ और धीरे-धीरे फिर ये नाक की टेढ़ी चीज़ होने लग गया। असल में बात क्या है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी भी हो रही है, तो आपका पैसेज कितना क्लियर है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पैसेज क्लियर है और आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो रखी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी नाक की हड्डी इतनी टेढ़ी हो गई है कि वो आपका रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की क्षमता को दिक्कत कर रहा है, तो फिर इसकी सर्जरी होती है। इसमें और उसमें कोई सॉल्यूशन होता नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सर ये कान से अक्सर मवाद, पानी जैसी समस्या जो होती है लोगों को, इसका कारण क्या रहता है? कान का इन्फेक्शन है, कान में पानी चला जाता है या कान में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कई लोग है ना वो कान को कुरेदते रहते हैं। अक्सर लोगों ने हमने देखा है कि लोग हमारे पास जब कान की प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो हमने देखा है कि उनके कान के अंदर ड्राइनेस आने लग जाती है। कई लोगों की बॉडी की टेंडेंसी होती है ड्राइनेस होना, तो उसमें सबसे ज्यादा मिलता है कान के अंदर, नाक के अंदर या उनकी जो स्काल्प है वो ड्राई रहती है। तो जब कान के अंदर ड्राइनेस होती है तो लोग अक्सर उसको कुरेदते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर हल्के से स्क्रैच आ जाते हैं और अगेन स्क्रैच आ गया तो इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो जाता है, वहां पे फिर इन्फेक्शन होने लग जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप रोजाना अ, तेल लीजिए, जैसे सरसों का तेल ले लीजिए, घर में आमतौर पे मिल जाता है। रोजाना आप सुबह जब फ्रेश हो जाएं तो उसके बाद कान के अंदर है ना थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन कर लीजिए अंदर उंगली से, ऐसे नॉर्मल कानों से। तो आपका क्या है कि वो स्क्रैच फ्री रहेगा और उसके अंदर क्या है कि आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, जिनका पानी भर जाता है वो अक्सर सुबह-सुबह लोग उठते हैं तो कहते हैं अरे यार कान में बहुत पच-पच है। सर ये अमूमन की भाषा है, हाँ, लोग इस्तेमाल हाँ, करते ही है। हाँ जी, कान में बहुत पच-पच है। जी, जी। तो ये भी ठीक हो जाती है? इन्फेक्शन है हाँ। तो इसके लिए हम लोग कर्णपूरण की चिकित्सा करते हैं। कर्णपूरण की चिकित्सा कैसे होती है कि वो हम लोग कान के अंदर है ना तेल भरते हैं। तो वो जो तेल होता है जैसे आमतौर पे गाँव में ना पहले उसको कड़वा तेल कहते थे, नीम का तेल बनता है, ठीक है? तो नीम का तेल क्या होता है कि वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, तो वो जब भरते हैं तो अंदर का जो इन्फेक्शन है उसको क्लियर करता है। तो आमतौर पे गाँव देहात में बहुत लोग करते रहते हैं, हम लोग शहर में थोड़ा कम हो गया है, पर अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो डेफिनिटली करके देखिएगा, इससे बहुत आराम मिलेगा। मतलब नीम का तेल नीम का तेल। कानों में डाल दें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा आपने उपचार बताया। मतलब उसको किसी में मिलाना नहीं है, नहीं, नहीं कुछ नहीं मिलाना उसमें। जो नेचुरल निकले। बिल्कुल, नीम का तेल नेचुरल किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और उसको आप ले आइए। करीब-करीब 10 15 से 20 एमएल आपको डालना है कान के अंदर और वो देखिए, आप ये डाल के देखिएगा अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। मुश्किल से 4 से 5 में ही आपका कंप्लीट इन्फेक्शन फ्री हो सर ये ज्यादातर मैंने केसेस सुने कि जिनका साइनस बिगड़ जाता है, हाँ। उनके साथ ये अमूमन ज्यादा समस्या आती है। देखिए, वो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। हम्म। आपकी नाक के पीछे एक यूस्टिशियन ट्यूब होती है, जो हमारे ये जो कान है, उसको गले तक लेके आती है। तो कई बार जिनको इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन होता है या सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन पहुंच जाता है हमारे कान के अंदर। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ हाइजीन। कई लोग उतना हाइजीन नहीं रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कान को खुजाते रहते हैं, तो वहां पे जो स्क्रैच हो जाता है तो फिर वो एक्सपोजर होने लग जाता है इन्फेक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रखा है। तो जब ऐसा कुछ हो तो आप उसको पहले तो ईएनटी को दिखाइए या आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखाइए और जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तब उसके बाद में फिर मैंने जैसे नीम का तेल बताया, कड़वा तेल बताया, वो आप डालिए तो आपको दोबारा नहीं होगा। चेतन जी आपको सारे दादी नानी के नुस्खे बता रहे, लग रहा है आप अपनी दादी नानी से भी बहुत कनेक्ट रहे होंगे। खैर डॉक्टर हैं तो नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है उनको बहुत अच्छी, और यही कारण है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से नुस्खों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसा समझ में आ रहा है कि मम्मी दादी से बड़ा अच्छा कनेक्शन जो है उनका रहा है। ये तो जो चीजें है वो बहुत हम गर्दन के ऊपर वाले हिस्से की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो एक हिस्सा जो है हमारा मुंह भी है, जिसे हम दांत भी है जिनसे हम चबाते भी है, खाते भी है। दांतों में अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, आपको ही पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, वो है पायरिया। हाँ जी, बदबू आती है। हाँ जी। ठीक है, इसका कारण क्या है? इन्फेक्शन अगेन आप ये जो बातें कर रहे हैं सब इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, फंगस, वायरल ये सब रहता ही रहता है। अक्सर लोग बीमार तब पड़ते हैं जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाए या कहीं से स्किन, जो हमारी जो स्किन होती है ना, ये वाली जो ऊपर वाली जो स्किन होती है, ये सबसे बढ़िया हमारा इस इन्फेक्शन को रोक के रखती है। कहीं पे भी कट लग जाता है तो वो क्या होता है कि स्किन ओपन हो गई वहां से और वहां से फिर उनको एंटर होने के चांसेस मिल जाते हैं।
हम लोगों ने देखा है कई बार लोग है ना बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद में क्या होता है कि वहां पे रैप्चर होने लग जाते हैं जहां से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने लग जाती है, पस आने लग जाता है लोगों से और फिर उसके बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम से। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो सबसे बढ़िया जो है इसमें नीम और गिलोय का काढ़े से उबाल कर और इससे मुंह का जो है कुल्ला करना है आपको डेली। आप ये डेली करके देखिए, मैं आपको इसका पूरा नुस्खा बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। करीब 15 से 20 नीम की पत्तियां लेनी है, 2 से 4 डंठल जो है क्रश करके गिलोय डालना है उसमें, आधा चम्मच लगभग उसमें हल्दी डालनी है और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हल्की सी फिटकरी डाल दीजिए। अब ये एक बार आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद क्या है कि आपका हो गया ये काढ़ा तैयार। जब आप ब्रश करेंगे तो उसके बाद में इस काढ़े को मुंह में रखेंगे और मुंह में रखने के बाद ना अंदर पूरा घुमाना है, जिसे हम कहते हैं गंडूश क्रिया। ये संस्कृत का टर्म है, नहीं, अच्छा लग रहा है सुन के मुझे, कुछ हाँ, नए नए शब्द। तो ये गंडूश क्रिया हम लोग जो करते हैं तो ये मुंह में हम लोग रख के उसको पूरा घुमाते रहते हैं लगभग 3 से 4 मिनट, जितनी आपकी क्षमता है, और उसके बाद में उसको एक्सक्रीट आउट कर दीजिए, निकाल दीजिए। आपको ऐसा लगभग 2 से 3 बार डेली करना है। तो आपका इस अंदर का सारा इन्फेक्शन और नॉट ओनली आपका ये जो आप बात कर रहे हैं गम्स की प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर आपके मुंह के अंदर भी जो मोस्टली लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से, वो भी दूर हो जाएगा। कई लोगों को इसके साथ मैं बता दूं कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी आपको दूर हो जाएगी। इस काढ़े में इतनी ज्यादा ताकत है। मतलब इस काढ़े को अगर आजमा लिया तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम खत्म है, दांतों की बदबू खत्म है, गम्स की प्रॉब्लम खत्म है, और आप कह रहे हैं कि फंगस की जो प्रॉब्लम होती है जो कि अक्सर मुंह में हो जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। ओरल हेल्थ हाइजीन के लिए इससे बढ़िया नुस्खा हो नहीं सकता। ये तो एक तरीके का कुल्ला हो गया कि भैया आपने ब्रश कर लिया कि चलो एक ढक्कन इसका भी डाल लिया जाए। अच्छा, इसको अगर बोतल में बना के रख के यूज कर सकते हैं? नहीं, फ्रेश एकदम फ्रेश बनाइए, फ्रेश यूज कीजिए और उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। और एक खास बात बता देता हूँ, चलो इसके साथ साथ में एक नुस्खा और बता देता हूँ। जैसा कि मैं गाय के घी के बारे में बात करता हूँ, उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में 2 चीजें मानता हूँ। सबसे पहला त्रिफला और वो है गाय का घी। इससे बेस्ट इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है कि आप आंख बंद करके किसी भी बीमारी में किसी भी लेवल पे कभी भी देना चालू कर दीजिए, ये उसी लेवल से काम चालू कर देता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग आते हैं ना वो नुस्खा जरूर देते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप डॉक्टर है, आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, बिल्कुल करना होता है क्योंकि हम इसकी ताकत को जानते हैं। जब हमें पता है कि पहले के टाइम में क्या है, संजीवनी बूटी हुआ करती थी, आज के टाइम में नहीं मिलती। आज के टाइम में बहुत सारी औषधियां जो नहीं मिलती, लेकिन जब हमें पता है कि जिस औषधि का सबसे ज्यादा ताकत जिस चीज में है तो उस चीज को तो हमेशा यूज करना चाहिए। तो गाय का घी जब आप ये ओरली कुल्ला कर लेंगे तो गाय का घी मुंह में रख के थोड़ी देर रखिए उसको, और उसको रखने के बाद में उसको एक्सक्रीट आउट कीजिए। तो अंदर जितना भी बचा खुचा इन्फेक्शन है तो वो गाय का घी आगे डेवलप ही नहीं होने देगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, ओरल कैंडिडाइटिस बहुत कॉमन है। जो फंगल इन्फेक्शन, कई लोग आते हैं हमारे पास में कि ये इन्फेक्शन हो गया, पूरा व्हाइटनिंग हो जाती है अंदर। आप करके देखिए, इसी से आराम मिल जाएगा। सिर्फ गाय के घी को मुंह में लेना है, कुल्ला करना है और बाहर निकाल देना है। अब इसको कहते हैं कवल क्रिया। मैंने बताया था आपको गंडूश क्रिया। कवल क्रिया में क्या होता है कि कवल क्रिया में सिर्फ मुंह में भर के रखना होता है और मुंह में भर के रख के फिर उसको वॉश आउट कर दीजिए, बस इतना ही करना है इसमें। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो कि सुनकर मुझे लग रहा है कि आप फॉलो कर सकते हैं, कर लीजिए। रोटी पर घी लगा के खाते हैं तो कभी कभी मौका लगे तो घी को थोड़ा मुंह में लेके उसमें पानी थोड़ा सा मिला के रखना है। कितनी देर तक रखना है मिनिमम? लगभग 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, और फिर उसको निकाल देना है। निकाल दीजिए और सारी प्रॉब्लम खत्म। बिल्कुल। ओरल जो आपकी जो हेल्थ है वो सबसे बेस्ट हो जाएगी इसमें। यही तो कारण नहीं है कि गांव के लोगों का जो मजबूती हमेशा रहती है। हम बार बार एग्जांपल देते हैं, अरे आपको स्वस्थ रहना तो गांव चले जाओ शहर से ज्यादा। यही मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण है, क्योंकि गैया भी है, घी का भी सेवन कर रहे हैं लोग वहां पर जाके, वहां पे नेचुरल हवा भी है, खेतों में भी जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, इसलिए वहां पे गेहूं की रोटी पच जाती है। देखिए, बीमारी तो हमने खुद ही डेवलप करी है ना। हम लोग इतना अपने आसपास इतना केमिकल्स लेके आ गए, इतनी गंदगी लेके आ गए, इतना पॉल्यूशन लेके आ गए। सर्दियों में आप देखते हैं दिल्ली की हालत क्या रहती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो जब इतनी प्रॉब्लम, और अगर आप गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को पता है कि हमारी ऋतुचर्या क्या रहती है, हमारी दिनचर्या क्या रहती है। उन्हें शाम को 7 बजे सो जाना होता है, उन्हें सुबह 4 बजे उठ जाना होता है।
तो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जितना गांव वाले मेंटेन करके चलते होते हैं तो कोई भी नहीं करता। उन्हें पता है कि जब कुल्ला करना होता है तो उसमें नीम हो गया, बबूल हो गया, उससे वो दातुन करते हैं। तो उनको पता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हम लोगों ने अपने आप खुद दूर करी हैं। आप देखेंगे गांव के बुजुर्ग आज भी नहाने से पहले अपने पूरे शरीर की मालिश किया करते थे। मालिश करने के बाद में वो नहाते थे गर्म पानी से, तो उनके शरीर में ताकत बनी रहती थी, उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी और उनको किसी भी तरीके का दर्द नहीं रहता था। बुजुर्ग से बुजुर्ग भी जो है दौड़ के दिखा देते थे। वो इसलिए है क्योंकि वो जो आयुर्वेद लिखा गया है ना, वो हमारे मनुष्य के लिए लिखा गया था, लेकिन हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं कि वो आयुर्वेद दूर होता चला जा रहा है। गांव वाले अब भी उसके बहुत नजदीक हैं। सर, हम लोग जो बात आपसे कर रहे हैं उसी बीच में एक मुझे बात याद आई कि थायराइड, मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि धनिये की चटनी खा लो, थायराइड जो है वो उससे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये मिथ है या वाकई में ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये क्या होता है कि होम रेमेडीज हैं, तो होम रेमेडीज एक लेवल पे काम करती हैं। अगर किसी को थायराइड डेवलप हो चुका है तो देखो उसमें ट्रीटमेंट ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आपके थायराइड को कंट्रोल करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि होम रेमेडीज जब हम लोग करते हैं तो वो एक पार्शियल लेवल पे तो सपोर्ट कर रहा है उसको, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मैं मेडिसिन नहीं खा रहा, मैं कंप्लीटली होम रेमेडीज से ही उसको बैलेंस करना चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। बट अगेन हाँ, जैसा धनिया बताया बिल्कुल डेफिनेटली काम करता है इसमें और बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है। इसमें मैं आपको एक नुस्खा और बता देता हूँ जो बहुत कारगर है और बहुत कम लोगों को पता है। उसका है भिंडी का। अच्छा। जो भिंडी होती है, भिंडी को क्या करते हैं कि बीच में से एक चीरा लगा के और उसको रात में 1 कटोरी पानी में डाल दीजिए 4 भिंडी को। सुबह आप देखेंगे तो उसके जो रेशे होते हैं ना वो पानी के अंदर आ जाएंगे। आपने क्या है कि भिंडी को निचोड़ के फेंक देना है और उस रेशे वाले पानी को सुबह-सुबह खाली पेट पीना है। ये आपके थायराइड और डायबिटीज दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है। हमने देखा है कि कई लोगों का है ना थायराइड बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब हमने मेडिसिन के साथ में दिया तो उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया। मतलब ये बहुत शानदार घरेलू उपचार हो गया। जी। मतलब भिंडी खाइए भी और भिंडी से ठीक भी हो हाँ जाइए। जी। अच्छा सर, लेकिन जैसे हम आते हैं थायराइड को लेकर, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, तो एक होता है सूखा थायराइड, या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल ही सूखता जाएगा, जी। और एक होता है हेल्दी थायराइड। मैंने जितना मतलब जो मेरी बेसिक नॉलेज है, जी। बाकी आप अपना इसमें दृष्टिकोण रखिएगा, तो उसमें वो व्यक्ति फूलता जाता है। जी। मतलब यही 2 कंडीशन होती है, तो आप सूख जाएंगे या तो फूल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका थायराइड कौन सा है। हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, यानी कि जहाँ पे आपका टीएसएच लेवल कम होता चला जाता है, हाइपरथायराइडिज्म है, और टीएसएच लेवल आपका बढ़ता चला जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, अगेन उन दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं इसमें। हाँ, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सच है कि कई लोग क्या होता है कि फूलते चले जाते हैं और कईयों का वेट लॉस होता चला जाता है, तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक है थायराइड की। सर, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वंशानुगत बनी ही रहती है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि सबसे मेन जो सबसे कॉमन है वो तो डायबिटीज है। तो अगर आपकी डायबिटीज आपके जीन्स में आ रही है तो बहुत काफी हद तक ये है कि वो डायबिटीज कैरी फॉरवर्ड होता है। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो काफी आते हैं, जिसमें कि आपका थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गया। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपके कैरी फॉरवर्ड होते चले जाते हैं जीन्स में। और आपको खास बात बता दूं कि हम लोगों के पास में जब पेशेंट आता है तो हम पूछते हैं, तो हमें दोनों फैमिली ट्रीज पता करनी होती हैं, मैटरनल भी और पैटर्नल भी, यानी कि आपके फादर की तरफ भी और आपके मदर की तरफ की, क्योंकि दोनों तरफ की जीन्स आ रही हैं। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होते हैं इसमें। सर, जैसे कि कैंसर की हम बात करें, नाम सुनते ही अब तो डर लगता है, लेकिन अगर कैंसर की बात करें तो ये भी वंशानुगत चलता आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कैंसर कैन डेवलप एट एनी स्टेज, एट एनी एज। कैंसर का कहते हैं कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है कि कुछ सेल्स की ग्रोथ अनरिकॉग्नाइज्डली अपने आप ही बढ़ती चली जाती है, जिसको फिर हम बाद में फिर कैंसर का नाम दे देते हैं। तो इसका फैमिली हिस्ट्री से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है, पर हमने ऐसा कोई देखा नहीं, क्योंकि अभी कोई रिसेंट ऐसी स्टडी नहीं आई है जो इस बात को पुख्ता करे कि ये फैमिली से रिलेटेड है, तो ऐसा तो नहीं है अभी। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं थोड़ा गर्दन के नीचे के कुछ हिस्सों को लेकर, जिनमें अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं एक काम करती हूँ, सीधा पेट से शुरुआत कर लेती हूँ। एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये इतना अमूमन आम सवाल है ना सर, तब भी 90% लोगों में ये प्रॉब्लम है। ये तो देखो, एसिडिटी तो सबसे पहले लोग बताएं कि वो खुद बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा जनरली खा रहे हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है? आज ही मैं उस सुबह ओपीडी में बैठा था आपके पॉडकास्ट में आने से पहले, और एक पेशेंट आए थे हमारे पास में ग्वालियर से, और वो यही कह रहे थे कि मुझे है ना पेट बहुत फूला फूला लगता है, कुछ भी खाओ एकदम से फूल जाता है और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब मैंने उनसे जब पूछना चालू किया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो डॉक्टर को दवाई देना तो सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है उसे पता है कि क्या दवाई देनी है, उसे लिखना है। लेकिन मेरा ही काम है, मेरा मतलब आयुर्वेद का ही काम है कि हमें जो आपकी बीमारी बढ़ा रही है या जो चीज आपको बीमारी दे रही है उसको दूर करना हमारा काम है। क्योंकि मैं दवाई जिंदगी भर तो खिलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप बिना दवाई के ठीक हो। तो जब हमने उनकी डाइट समझा तो वो पेशेंट कह रहा है कि जी हाँ, चाय तो मैं बहुत पीता हूँ, चाय छूट नहीं रही। तो मैंने कहा भाई साहब अब तो चाय छोड़ दीजिए, जब मैं बता रहा हूं सर चाय तो अब भी नहीं छूटेगी। तो अक्सर लोगों के खाने पीने में ऐसी चीज नहीं मिलती हैं जिसमें आमतौर पर बताता हूँ सबसे मेजर तो चाय और कॉफी है। क्योंकि कई लोग जिनकी मेजरली डेस्क जॉब हमने देखी है, जो डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, उनको चाय की बड़ी आदत होती है। तो चाय और कॉफी सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद क्या है कि मिर्च और मसालेदार खाना, जो ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं उनको ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मेन रूट कॉज, जहां पर क्या है लोग बताते हैं एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। तो जो हाइपर एसिडिटी है ये सिंपल सा है कि आपके गैस्ट्रिक रीजन में एसिड ज्यादा बन रहा है। एसिड ज्यादा क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि स्टमक को ये प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है समझने में कि जो खाना आ रहा है वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है कि वो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एसिड देना पड़ रहा है। और कई बार कई लोग बिल्कुल खाली पेट रहते हैं, तब वो स्टमक कंफ्यूज रहता है कि यार टाइम तो है खाना आने का, खाना आ नहीं रहा, तो जो मैं एसिड मैंने थ्रो किया है उसका क्या करूं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों में ज्यादा खाना खाना और बहुत कम खाना खाना, या खाने में जो टाइम होना चाहिए वो ज्यादा लोग कर देते हैं, स्किप कर देते हैं मेजरली, तो उनमें ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो मैंने सारी चीजें बताई ये सारे रूट कॉज हैं हाइपर एसिडिटी के। अब समझो एक बात, अब मैंने जो सारी चीजें बताई हैं या तो आप ये दूर करो या आप दवाइयों पर आ जाओ। तो आप क्या चाहते हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइट और लाइफस्टाइल आपको ठीक करनी है, उसके बाद आपको दवाई की जरूरत नहीं है। और अगर डाइट और लाइफस्टाइल आपने नहीं ठीक करी तो दवाई क्या कर लेगी? दवाई तो तब भी कुछ नहीं करेगी। अच्छा सर, ये भी एक कारण होता है क्या, जो लोग खाना निगल जाते, चबाते नहीं है जल्दी से? मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोगों की आदत है, मेरे खुद के भी फ्रेंड सर्कल में 2-3 दोस्त ऐसे हैं कि यहाँ हमारी एक चपाती खत्म नहीं होती तब तक वो 2 रोटी खा लेते हैं। तो या तो उनकी स्पीड बहुत तेज है हम लोगों से ज्यादा खाना खाने की, या फिर वो खाना चबाते कम है और निगलते जाता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा। देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, जो मुंह है। हमारा बक्कल कैविटी से लेकर और रेक्टम तक ये पूरा जो डाइजेशन का पार्ट बना हुआ है ना, ये खाना पचाने के लिए बना हुआ है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो बक्कल कैविटी का काम होता है कि उसको चबा चबा कर सेमी लिक्विड फॉर्म में लेके आना, ताकि क्या है कि जैसे ही वो पेट में जाएगा तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl, जिसको हम हाइपर एसिडिटी की बात कर रहे थे, वो एसिड आकर उसको तोड़ के बिल्कुल लिक्विफाइड करता है। क्योंकि डाइजेशन का जितना भी रूट बना हुआ है, हर पार्ट का अपना एक काम है, और अगर उस पार्ट को उस फॉर्म में खाना नहीं मिल रहा, इस फॉर्म में आना चाहिए, तो क्या होता है, फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाती है? गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, ब्लेंचिंग, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन। कई लोगों को जो है GERD की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को अपेंडिक्स बनने लग जाता है। ठीक है, कई लोगों का लीवर खराब होने लग जाता है। अल्टीमेटली फिर लिवर खराब हुआ तो फिर स्प्लीन भी आ जाता है दिक्कत में। उसके बाद में फिर पैनक्रियास भी कहता है कि भैया मैं तो अब इंसुलिन नहीं बनाऊंगा। ये रूट कॉज है। तो अक्सर लोगों को समझना चाहिए कि भाई खाना खा रहे हैं, पहली बात तो आराम से खाना खाइए। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि एक ग्रास को, जब आप एक रोटी के निवाले को लेते हैं, उसको 32 बार चबाना चाहिए। 32 या 36 सर? 32 या 36 लगभग उतना। तो जब आप इतनी बार चबाएंगे तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में पेट में जाएगा, और वो फिर प्रॉपर फॉर्म जब टूटेगा तो वहां से प्रॉपर न्यूट्रिशन निकल के ब्लड में जाएगा पूरे सर्कुलेशन के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है कि जब आप जल्दीबाजी में खा रहे हैं या आप उसको खाने को चबा नहीं रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। आप सारी बीमारियों को एक साथ इन्वाइट कर रहे हैं। मतलब एक तरीका गलत हुआ और जिससे पूरा सिस्टम बिगड़ गया। बिल्कुल।
सर क्योंकि आपने बात पेट की है, एसिडिटी का तो आपने बता दिया कि कारण क्या है, उपचार भी बताइए ना कुछ। देखिए, उपचार तो कारण में ही है कि आपको ये कारण हटाने पड़ेंगे। अगर आप सारे कारण हटा देते हैं, तो उसके बाद में आपकी जो डाइजेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डाइजेशन का क्या है, देखिए बॉडी का क्या है ना, वो रिकवरी भी अपने आप करती है। उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी जानवर को या कीड़े-मकोड़े को दवाई खाते देखा है? नहीं करते, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा समझ है। कभी भी किसी भी जानवर का पेट खराब होता है, तो सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देता है। आप ध्यान देंगे, अपने पेट्स पे ध्यान दीजिए। कई बार आपके पेट्स खाना नहीं खाते हैं, ठीक है? तो वो अक्सर इसलिए है क्योंकि उनका डाइजेशन खराब है, उन्हें पता है और वो खाना खाना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा मिलता है, तो हमारे आयुर्वेद में बोल गई हैं 3 चीज़ें, लंगन, दीपन, पाचन। ये 3 संस्कृत के वर्ड हैं। लंगन का मतलब है शरीर में लघुता लाना, लाइटनेस लेके आना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे बेस्ट तो ये है, व्रत रख लीजिए, फास्टिंग। तो फास्टिंग में क्या होता है कि आप पूरे दिन जब खाना नहीं खाएँगे या बहुत ही कम सम मात्रा में खाएँगे या फ्रूट्स खाएँगे, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को रिकवरी के चांसेस मिलते हैं, तो बॉडी रिकवर करती है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम फास्टिंग नहीं रख सकते, तो भाई आप उस दिन फ्रूट्स पर आ जाइए। आप पूरे दिन फ्रूट्स खाइए, ताकि क्या है, बॉडी को फाइबर भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगी। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो आप हल्की डाइट लीजिए, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, इस तरीके का आप खाना खा सकते हैं पूरे दिन। तो अगर आप ये करेंगे, तो बॉडी को रिकवरी के चांसेस मिलेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारा डाइजेशन खराब रहता है, आप सिर्फ 2 दिन आप अपनी डाइट को जैसा मैंने बताया वैसा करके देखिए, आप उसके डायरेक्टली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। आपने डाइट की बात की है, तो मैं चाहूंगी कि जैसे सुबह उठने से लेकर शाम तक की अगर मैं डाइट की बात करूं, एक वो डाइट जो बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति घर का हमारा फॉलो कर सकता है, तो वो बताइए। कुछ थंब रूल्स बता देता हूँ इसके। बाकी तो देखिए क्या होता है कि खाना है ना, जो हमारा खाना होता है ना, वो हमारे कई बार धर्म से भी जुड़ा होता है। हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं। कई लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉनवेज ज़्यादा खाना खाते हैं, तो सबका खाने का पैटर्न अलग होता है। लेकिन मैं उसके थंब रूल बता देता हूँ। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले फ्रेश होने के बाद में गाय का घी ज़रूर लीजिए। गाय का घी क्या होता है कि जब हम पूरे रात जब सोते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है ना, वो ड्राइनेस आ जाती है उसमें। रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ खा नहीं रहे, तो उसके बाद क्या है कि पूरा ड्राइनेस आती है। आप सुबह-सुबह 2 चम्मच गाय का घी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पूरा जो ट्रैक है एकदम से नरिश हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह-सुबह पहली चीज़ जो खाई गई है, वो मेडिसिन का काम करती है। वो आहार का काम नहीं करती, वो औषध का काम करती है। आहार और औषध में ये डिफरेंस है। तो आपने जब गाय का घी खाया, तो वो करेगा औषध का काम। वो तुरंत पूरा जीआईटी ट्रैक्ट को नरिश कर देगा, उसके बाद आप कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देन एक मैं फैक्ट और बता देता हूँ, कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लोग क्या करते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि जी सुबह-सुबह हम पानी बहुत पीते हैं। बिल्कुल गलत। अच्छा, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बट कितनी मात्रा में? आधे से 1 गिलास मैक्सिमम, वो भी ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्का गुनगुना पानी। कई लोग जग जग मैंने देखा है, लोटा जग भर-भर कर पानी पी रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा गट क्लीन होगा। अरे भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को कम कर रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में अग्निमांद होना। देखो हमारे पेट में ना जठराग्नि होती है, जठर मतलब पेट और उसकी अग्नि, क्योंकि उसको खाना पचाना होता है। आपने क्या किया, सुबह-सुबह आपने इतना पानी भर दिया, वो जठराग्नि भी मंद हो गई, पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा और अल्टीमेटली आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो आधे से 1 गिलास मैक्सिमम, और वो भी क्या, सिप-सिप करके, वो एक साथ नहीं पीना। तो आपने गाय का घी मैंने बताया, गुनगुना पानी मैंने बताया, और उसके बाद आपने जब नाश्ता करना है, एक मैं भ्रम आपका और क्लियर कर देता हूँ। ब्रेकफास्ट जो हमारे लोगों पे थोपा गया, हम लोगों को सबसे पहले बताया गया कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भूख लगे आप तब खाओ। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको प्रॉपर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना ही करना है। कई बार हमने देखा है कि लोग जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करते हैं। जबरदस्ती मत कीजिए। आपको लग रहा है कि आज आपको भूख लग रही है, तो आप सुबह खाइए, और अगर आपको लग रहा है नहीं खाना है तो मत खाइए। ब्रेकफास्ट क्या है कि अंग्रेजों की टेक्निक थी, क्योंकि उनको है ना वो कॉर्नफ्लेक्स बेचने थे, मॉर्निंग के मूसलीज बेचनी थी,
तो हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है कि आपको खाना तब खाना है जब आपको लगे भूख। तो अगर आपको लग रहा है आप बिल्कुल खा सकते हैं, न्यूट्रिशियस रखिए। जैसे कि आप सुबह सुबह नाश्ते में अगर आप वेजिटेरियन है तो पोहा, दलिया, उपमा, सूप, लौकी का जूस, इस तरीके की आप चीजें ले सकते हैं। उसके बाद में ब्रंच जरूर कीजिए, लगभग जो लंच से और ब्रेकफास्ट के बीच में रहता है। वहां पर हम फिलर्स देते हैं फ्रूट्स का, कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं वहां पे। देन उसके बाद जब भी लंच करते हैं तो लंच हमेशा बैलेंस्ड एक डाइट होनी चाहिए। जैसे कि आपकी सब्जी हो गई, दाल हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गई, सैलेड हो गई, ये आप एक बैलेंस रखिए डाइट में। कभी भी खाने का एक और थंब रूल बता देता हूं कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं मेरी मुट्ठी है, ठीक है, हमारा पेट इतना ही है और हम खाना कितना खाते हैं? बहुत सारा। जी। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना आपकी खाने की क्षमता है उसका आधा ही खाना खाइए, सॉलिड पार्ट, यानी कि जो रोटी सब्जी है वो आधा ही खाइए। जितना पेट है या जितनी, जैसे मान लो कई लोग 4 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी खाइए सब्जी, और उसके साथ में 1/4 पार्ट आप रखिए अपना लिक्विड के लिए, जैसे छाछ हो गया, दही हो गई, ये खा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए 1/4 रखिए, और 1/4 रखिए आप खाली। क्यों? डाइजेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। तो जब भी आप ये करेंगे तो कभी भी एक तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, और दूसरा वो बेस्ट आपका जो है बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो आप इस तरीके से लंच कर सकते हैं। देन उसके बाद में लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में आप कुछ भी हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी, जैसे हम लोग हेल्दी एक चाट बना लेते हैं, ठीक है, या मखाने खा सकते हैं, आप उस तरीके से खाइए। और अगर पॉसिबल है तो रात में लगभग 7 बजे तक अपनी डिनर खत्म कर लीजिए। अगर 7 बजे तक डिनर कर लेंगे, और जैसा कि हमारा आमतौर पे लगभग लोग 10 से 11 बजे के बीच में सोते हैं, तो एक टाइम मिल जाएगा जब हमारा डाइजेशन भी पूरा हो जाएगा और हमारी बॉडी आराम से स्लीप में जा सकती है। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, लेट खाना खाते हैं। अब लेट खाना खाया और उसके बाद सोने चले गए तो डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा। पता लगा कि हम तो सो गए पर हमारे शरीर के सारे ऑर्गन जग रहे हैं उसको डाइजेशन करने में। तो ऐसा मत कीजिए, वरना सुबह उठेंगे, लेट उठेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, सिर में भारीपन के साथ में उठेंगे, सुबह उठते ही नोजिया सा फील होने लगेगा, उल्टी का सा फील होने लगेगा, तो ये सारे सिम्टम आते हैं। तो कोशिश कीजिए लगभग 7 बजे तक आप खाना खा सके अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि शाम को 7 बजे आप नहीं खा पा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो आप हल्की डाइट रखिए, जिसमें कि सबसे आमतौर पे जैसे हमारे घर में खिचड़ी बन जाती है, या आप सूप ले सकते हैं। फ्रूट्स कभी भी रात में मत लीजिएगा, फ्रूट निषेध है। तो इस तरीके से आप पूरे दिन की डाइट अपनी प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी डाइट है और बहुत आसान डाइट है अगर हम फॉलो करें, क्योंकि बैलेंस डाइट हम खा तो हर समय ही रहे। हाँ। आपने कहा कि ब्रेकफास्ट क्योंकि थोपा गया है, तो अमूमन जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, अब सीधा डिनर करते हैं। बीच में जब भूख लगती है उसमें थोड़ा सा ये चीटिंग हो जाती है, या तो पिज्जा आ जाता है, या बर्गर आ जाता है, या मोमोज आ जाता है। तो ऐसे में जो चीजें हम बाहर की खाते हैं, आप कहते हैं तो उन्हें जंक फूड ही है, तो पेट को भी एक तरीके से जंग ही लगा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ खा ले हम, कभी चीट डे हो गया, तब क्या करना है? क्या क्या करना है? मतलब कुछ ऐसा कोई तरीका बता दीजिए ना कि वो एसिडिटी भी ना बनाए और वेट भी ना बढ़ाए। देखिए, कभी कभार तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, अगर कभी कभार हमने कुछ खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आती है जब रेगुलर बेसिस पे। अगर आपका वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, अपने पास में जीरा जरूर रखिए। एक नुस्खा बता देता हूँ इस चीज के लिए, कि एक तवे पर जैसे आपने जीरा रखा और थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको भून लीजिए। पूरा नहीं भूनना, काला नहीं करना, हल्का सा भूनना है, और उसको एक पैकेट बना के अपने पास रखिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं बाहर का खाना खाया है या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तुरंत खाना खाने के बाद में ये मुंह में रख लीजिए। अच्छा, खास बात, इसको चबाना नहीं है, इसको मुंह में रखेंगे तो एक इसका रस बनने लग जाएगा। वो रस की ताकत होती है, वो तुरंत डाइजेशन को ठीक कर देता है। ये बिल्कुल इमरजेंसी में काम करता है, तुरंत काम करता है। तो आप ये करिएगा, और उसके बाद में जब उसका रस लगभग बनना खत्म हो जाए तो उसको चबाकर खा लीजिए तब, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी पेट की। ये तो बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन बता दिया। मुझे किसी ने बताया था कि आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं अगर कोई ऐसा आप डाइट ले रहे हैं, बाहर से अगर कुछ खा के आ रहे हैं तो। हमारी बॉडी को गर्म पानी ही सूट करता है, ठंडा पानी सूट ही नहीं करता।
तो गर्म पानी तो बिल्कुल पीना ही चाहिए। तो गर्मी में तो हालत खराब हो जाएगी ना सर। कम मात्रा में पीजिए, मतलब उसको गर्म मत हाँ। कीजिएगा, उसको नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। चलिए मैं एक नुस्खा और बता देता हूँ। अक्सर बच्चों की भी प्रॉब्लम आती है कि पेट में अफारा बन जाता है, पेट फूला-फूला रहता है, या हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनके पेट में गैस बहुत बनने लग जाती है। तो उनका मैं नुस्खा बता देता हूँ कि आपके घर में सरसों का तेल तो मिल जाएगा। 100 ग्राम सरसों के तेल में जैसे सौंठ होता है ना, सौंठ करीब-करीब 15 से 20 ग्राम सौंठ डाल दीजिए सरसों के तेल में और उसको एक बार उबाल लीजिए। सौंठ ना मिले तो फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं। उसको एक बार उबाल के रख लीजिए। अब इस तेल को कभी भी जब भी अफारा लगे तो पेट पर जैसे क्लॉक चलती है ना, घड़ी चलती है, तो क्लॉकवाइज मालिश करनी है। आप ये 5 मिनट करके देखिए, आपका सारा गैस दूर हो जाएगा। और जबकि अगर हम देखें ना तो पेट में जो सबसे ज्यादा समस्या हमें होती है वो बड़ी बड़ी बीमारी बाद में आती है, उससे पहले ये जो एसिडिटी जन्म लेती है ये हमें उबकाई भी लाती है, चक्कर भी दिलाती है और ऐसी हालत कर देती है कि भूख भी हमारी मर जाती है। जी। सर अभी हम क्योंकि लगातार पेट को लेके बात कर रहे हैं तो हम लीवर को कैसे छोड़ दें? कहते हैं ना कि जैसे हमारा बेटा हमारा जिगर का टुकड़ा होता है, तो वैसे ही हमारे शरीर का जो जिगर का टुकड़ा है वो हमारा हाँ जी। जिगर, जिसे हम लीवर कहते हैं, वही जी, है। जी। तो लीवर ठीक रहे उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका डाइजेशन ठीक रहे। लीवर इतना स्मार्ट है और लीवर इतना हेल्पफुल है कि इससे बढ़ के दोस्त नहीं है हमारा शरीर का। लीवर फिर भी बहुत हद तक है ना हमारा कंट्रोल करता रहता है कि प्रॉब्लम आगे ही ना बढ़े। लेकिन जब बिल्कुल ही अति हो जाती है ना, तब लीवर फिर हाथ खड़े कर देता है कि भाई अब कराओ तुम अल्ट्रासाउंड, अब निकलेगा ग्रेड 1 फैटी लीवर, अब निकलेगा ग्रेड 2 फैटी लीवर, ये दिक्कत आती है। तो जब भी अगर आपको ऐसी शंका हो रही है कि आपका इंडाइजेशन बढ़ रहा है, तो सीधा-सीधा मतलब समझिए कि लीवर हाथ खड़े कर रहा है। तो लीवर को ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है। अब लीवर क्या है? लीवर हमारे जो पूरे शरीर का है ना, एक तरीके से आप उसको किचन समझ लीजिए कि सारा सामग्री है ना, उसमें मिलेगी। इसीलिए तो सर मैंने जिगर का टुकड़ा एग्जांपल दिया। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारा डाइजेशन लीवर कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो अपना डाइट और लाइफस्टाइल अगेन वो ठीक रखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि लीवर में दिक्कत आ रही है, तो लीवर मतलब होता है फायर, मतलब उसको खाना पचाना है। तो वो क्या है कि हमारा अग्नि का केंद्र है, जिसे हम पित्त कहते हैं शरीर में, कि पित्त जो होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो अगर वो पित्त बिगड़ रहा है, तो कुछ ऐसी हमारी औषधियाँ हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके किचन में सौंफ मिल जाएगा, ठीक है? आप सौंफ लेना चालू कर दीजिए, ठीक है? सौंफ के अंदर शक्कर मिला के लेना चालू कर दीजिए, तो वो आपका क्या है कि लीवर को ठीक रखेगा। उसके साथ में अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो पंसारी की दुकान से एक पुनर्नवा आता है, हमारे आयुर्वेद में बड़ी प्रसिद्ध औषधि है, वो हब है, तो वो पुनर्नवा लेके आ सकते हैं, मकोई लेके आ सकते हैं, तो वो आप लेके आ जाइए। जैसे 100 ग्राम पानी में आपने 10 ग्राम पुनर्नवा और 10 ग्राम मकोई एक बार उबाल लीजिए और उसको सुबह-शाम थोड़ा काढ़े के तौर पे आप पीना चालू कर दीजिए। उसी से आपका लीवर ठीक होना चालू हो जाएगा। और फैटी लीवर भी? फैटी लीवर भी। बहुत अच्छा और बहुत आसान नुस्खा है, ये तो हम कर सकते हैं सर, फॉलो कर सकते हैं इसको। ये तो रही बात लीवर की। अब बात करते हैं थोड़ी-सी गर्ल्स को भी लेकर, वो ज़रूरी है क्योंकि हम अमूमन ये जितनी भी अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये वो बेसिक डिस्कशन था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। मैंने सर से कहा कि सर आज हम जितने भी सवाल लेंगे ना, वो ऐसे लेने वाले हैं जिनसे जनता कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पर बात होनी भी चाहिए और जिसके उपचार के बारे में लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि इसका जन्म कैसे होता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कहाँ आकर हम इसको रोक सकते हैं और जब ये एक्सट्रीम हो जाए तब हमें क्या करना है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे दिमाग में ये टॉपिक बहुत पहले से था, लेकिन मैंने शुरुआत इसकी इसलिए लेट की ताकि मैं पहले बेसिक चीजें आपके सामने सर के जरिए रखवा सकूं। और अब हम बात करते हैं लड़कियों से रिलेटेड प्रॉब्लम की, महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम की, और वो शुरुआत होती है पीरियड्स से। पीरियड्स पेन है, योगा के एक हमारे पास एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने अपनी एडवाइस भी दी थी और कुछ योगा आसन भी बताए थे। पर क्योंकि आप आयुर्वेदिक चीजों के एक्सपर्ट है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पीरियड्स में जब पेन होता है, किसी को बहुत नॉर्मल होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि मेडिसिन भी खानी पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम कैसे निपटेगी और इसका कारण क्या होता है? देखिए मैं बेशक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ,
लेकिन इसमें बता दूं योग बहुत अच्छा काम करता योग है, अच्छा काम करता बिल्कुल अच्छा काम करता है। हमने देखा, हम योग जरूर रिकमेंड करते हैं इसमें। है। तो योग जरूर करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आपके जो पेल्विक मसल्स है ना, उनका स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है इसमें, क्योंकि कई बार जब पीरियड होता है, जब रिलेटेड टू पेन होता है, तो उसमें कहीं ना मसल्स वीकनेस हमने देखी है कि मसल वीक होती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अक्सर ये उन फीमेल्स में ज्यादा होता है कि जिनकी लाइफ थोड़ी सेडेंटरी है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, या जिनका खाना पीना उतना उस हिसाब से ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो अपना योग कीजिए, योग और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। उसके साथ में आप जैसे कि दशमूल बहुत सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन है। आप दशमूल का यूज कर सकते हैं, आप शतावरी का यूज कर सकते हैं। ये चीज रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे 3 ग्राम शतावरी सुबह शाम आप ले लीजिए। तो जैसे आपके पीरियड्स आने चालू होंगे, उससे करीब 15-20 दिन पहले लीजिए, और आप ये लगभग 3-4 महीने आराम से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसका पेन भी कम हो जाएगा। सेम विद दशमूल है, दशमूल भी इस पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये लेके रखेंगे और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेन नहीं मिलेगा। सर, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम हो शरीर के अंदर जी। खासकर, तो भी उस दौरान भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। निरपराध है ये, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है इसमें, आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। ठीक है सर, ये तो पीरियड्स वाली बात हो गई। अब पीसीओडी और पीसीओएस पर भी चर्चा होनी हाँ चाहिए। जी, जी। देखिए, अगेन जो ये सिस्ट होती हैं, इसके पीछे हमने सबसे बड़ा कारण देखा है, वो है हमारा गलत खाना-पीना। लाइफ़स्टाइल और डाइट दोनों ही गड़बड़ मिलती हैं। अक्सर आजकल लोग देखा जा रहा है, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल अगेन एडिक्शंस बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से, और ये फीमेल्स की बॉडी पे बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। तो एक तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उससे बचें। दूसरी बात, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, वो निश्चित मात्रा में नॉर्मल लेवल होंगे। मेटाबॉलिज्म खराब होने से ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप फाइब्रॉइड्स की बात करें, चाहे पीसीओएस की बात करें, पीसीओडी की बात करें, या आप अनफॉर्चेड इनफर्टिलिटी की बात करें। इसके पीछे कहीं ना कहीं इर्रेगुलर डाइट और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल मिलती है, तो ये ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद में अगर फिर भी आपको है, तो डेफिनेटली इसमें आयुर्वेदा और पंचकर्म दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं इसमें खास बात बताना चाहता हूँ, एक होती है उत्तर बस्ती। तो ये उत्तर बस्ती पंचकर्म में हम लोग करते हैं, और इसके बड़े ही मिरेकल रिजल्ट्स हैं। चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, या फिर इनफर्टिलिटी हो, इन सब में उत्तर बस्ती आपके नियर बाय कोई भी आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट मिलती है, तो आप डेफिनेटली कराएं। और उससे क्या होता है कि आपका ये सारी जो प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल निश्चित तौर पे इनमें लाभ मिलेगा। अच्छा जी। लेकिन सर, उनका क्या मतलब प्रॉब्लम का उनका क्या सोल्यूशन होता है, जिन लोगों को अक्सर फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है? कई बार मतलब ये सवाल भी है कि क्या फाइब्रॉइड खत्म हो सकते हैं? देखिए, खत्म हो भी सकते हैं, खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है, ये सिर्फ पंचकर्म की बात नहीं है, इसमें सारा चीजें एक साथ ठीक करनी पड़ती पर लेकिन अंग्रेजी मेडिसिन में तो शायद इसका उपचार, जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर ज्यादा बता पाएंगे, कि सिर्फ ऑपरेशन ही बताया जाता है। और एलोपैथी में तो डेफिनेटली ऑपरेशन है, लेकिन आयुर्वेद में पंचकर्म से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। पंचकर्म में जैसे मैंने उत्तर बस्ती बताया, उत्तर बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। उत्तर बस्ती से क्या होता है कि एक हमारा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, तेल होते हैं, उसको आपके यूट्रस तक पहुंचाया जाता है, और उस तेल का काम होता है, उस औषधि का काम होता है कि वहां जाके उसको बिल्कुल ठीक करना। फाइब्रॉइड है तो उसको भी ठीक करना, सिस्ट है आपकी तो उसको भी ठीक करना, और इनफैक्ट वो इनफर्टिलिटी में भी काम करता है। तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, अगर किसी महिला को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आयुर्वेदा उसमें अपनी क्या भूमिका निभाता है? बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। कुछ केसेस बताना चाहेंगे अपने? आप थोड़ा अपने केसेस पर बात कीजिए। केसेस तो बहुत है, आप हम लोग बिना नाम लिए कोई केस साझा कीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों पे ही काम होता है आयुर्वेद और पंचकर्म के जरिए। इसमें ना एक आप ये ऐसा समझिए कि अम्बु बीज क्षेत्र, ये 3 टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या है। अम्बु बीज क्षेत्र, ये एक फिलॉसफी है आयुर्वेद में। तो क्षेत्र कहते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे का डेवलप होना है, ठीक है, जहाँ पे एम्ब्रियो बनना है। और अम्बु और बीज होता है, जो बीज जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्पर्म से, और अम्बु जो होता है वो हम लोग कहते हैं ओवम से, ठीक है। तो ये जब स्पर्म, ओवम और यूट्रस, इन तीनों का हेल्दी होना बड़ा जरूरी है,
किसी भी फर्टिलिटी के लिए होना। अब इन तीनों को हम लोग तैयार करते हैं। हम लोग मेल जो स्पर्म होता है उसको भी तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? हम लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं और पंचकर्म के थ्रू बॉडी को पूरी तैयार करते हैं। सेम विद फीमेल के लिए तैयार होता है और यूट्रस को भी तैयार करते हैं उत्तर बस्ती के जरिए। और जब ये तीनों बिल्कुल तैयार होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, तब कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अक्सर देखा गया है कि जब मेल के स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत आ रही है, ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है या अनफोर्सेड नहीं हो पा रहा है, स्पर्म की क्वालिटी कमजोर है, सेम विद फीमेल में आती है बात। या तो जो ओवम है उसकी क्वालिटी कमजोर है, या जो यूट्रस है उसमें जो ईटी लाइन जो बननी है वो ईटी लाइन उतनी प्रॉपर नहीं बन रही है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन भी रहा है तो चिपक नहीं रहा है वहां साथ में। तो ये सारी चीजें हम पंचकर्म के जरिए ठीक करते हैं। इसको पंचकर्म से पूरी बॉडी के हार्मोन्स लेवल को भी ठीक करते हैं और उस एरिया को भी ठीक करते हैं। तो हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं और अब तो आप देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी इस पे आ चुके हैं कि पंचकर्म के जरिए ये सारी चीजों पे ठीक होते हैं। जो आपके पेशेंट कोई ऐसे आए थे, उनको लगभग कितना समय लगा कंसीव करने में? करीब करीब एक पेशेंट तो आए थे जिनका 14-15 साल से कंसीव ही नहीं हो रहा था और वो कंसीव हो गया। उसमें हमने सिर्फ यही किया, हम लोगों ने उनका पहले स्पर्म एनालिसिस टेस्ट किया, स्पर्म में भी दिक्कत थी और उसमें फिर फीमेल के साथ भी हमने उत्तर बस्ती किया प्रोसीजर। तो एक बार आया कि नेचुरल कंसीव हो गया। एक पेशेंट आई थी, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ कि एक पेशेंट का ईटी लाइन नहीं बनना था, यानी एंडोमेट्रियम थिकनेस जो लेयर होती है जिस पर जाके एम्ब्रियो को चिपकना होता है, वो बन ही नहीं रहा था। तो उनका फ्यूज तो हो रहा था, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो रहा था, लेकिन वो चिपक ही नहीं रहा था। तो हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट ने ये कहकर भेजा था कि इसका वेट लॉस कर दो, क्योंकि ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं रीजन होता है जिसकी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास भेज देते हैं कि भाई वेट लॉस कर दो। हमने जब पेशेंट देखा तो हमने देखा कि यार इसकी ईटी लाइन नहीं बन रही, तो हमने सोचा कि इसको उत्तर बस्ती करके देखते हैं। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि लगभग हमने 10 से 15 दिन इस पेशेंट का उत्तर बस्ती किया था। पेशेंट ने नेचुरली कंसीव कर लिया, उसका नेचुरली कंसीव हो गया। उत्तर बस्ती ईटी लाइन बहुत अच्छा बना देता है, नेचुरल कंसीव हो गया। और वो पेशेंट जा रही थी आईवीएफ के लिए, वो 2 बार उसका आईवीएफ फेल हो चुका था, तीसरी बार के लिए जा रही थी, उसका आईवीएफ के पैसे भी बच गए और नेचुरल कंसीव भी हो गया। बहुत अच्छा सर, इसमें कितनी ब्लेसिंग भी मिलती है ना जब महिलाएं खुश होकर जाती है और ये सब चीजें सुनती है। ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तो आप तरीके बताया है कि इस तरीके से आयुर्वेदा में इन सब चीजों का ट्रीटमेंट है। कुछ घरेलू उपचार की तरफ चल सकते हैं, कुछ बेसिक उपचार की तरफ, ताकि ये चीजें कभी जन्म ही ना ले? देखिए, अगेन मैं आपको वही बार बार कह रहा हूँ कि डाइट और लाइफस्टाइल अगर ठीक रखेंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। हम अक्सर प्रॉब्लम वहीं पे कर देते हैं और जब प्रॉब्लम खड़ी जाती है तो फिर हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करने लग जाते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे पहले तो आपको प्रकृति पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। और वो कैसे पता होती है? आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, अपनी नाड़ी परीक्षा कराइए, वो आपकी बॉडी की प्रकृति बताएंगे। 3 तरीके की प्रकृति मेजरली मिलती है, वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं और उससे रिलेटेड करीब करीब 7 प्रकार की प्रकृति मिलती है। तो आपको डॉक्टर बताएगा कि आपकी पहली बात तो ये प्रकृति है, तो वो आपको नोट करके रखना है। उसके बाद में वो प्रकृति के हिसाब से आपकी डाइट और लाइफस्टाइल क्या रहनी चाहिए वो पता लगते है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा खाना आपके लिए साथ में है और कौन सा खाना आपके लिए विषम बनेगा, यानी खाना नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट अगर कोई कफज प्रकृति का है तो उसको भारी खाने से बचना चाहिए। जब भी वो भारी खाना खाएगा तो उसका डाइजेशन गड़बड़ाएगा ही। कफज प्रकृति वाले को डायबिटीज बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड रहती है, तो उनको अक्सर रहता है कि इनको होना ही होना है। पित्त प्रकृति के पास आते हैं, पित्त प्रकृति की डाइजेशन फायर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जैसा मैंने कफज वालों को बताया कि भारी खाना नहीं खाना है, पित्त प्रकृति वाले को भारी खाना खाना चाहिए क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो भारी खाना खा सकते हैं, जिसमें भारी खाने का मतलब क्या है? जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, काले चने हो गए, बीन्स हो गए, उड़द की दाल हो गई। ये क्या है कि डाइजेशन में बहुत ही मेहनत लगती है इनको तोड़ने में, तो ये वो खाना खा सकते हैं। मसालेदार चीजें पित्त वाले खा सकते हैं, कफज वाले नहीं खा सकते। सेम ऐसे वातज वाले पे आते हैं, तो वातज वाले की जो डाइजेशन पावर होती है वो विषम होती है, कभी तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कभी वो बहुत कम हो जाएगी। तो उनको हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो ऑयली खाने के लिए कहते हैं कि आपको घी खाना चाहिए डेली, आपको जो है
तिल का तेल या सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, तो इससे आपका जो है वात जो बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके से जब आपको पता लगता है तो आपके आगे बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सर मैंने सुना है कि पित्त में पथरी अगर आ जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती बिना ऑपरेशन के। आप गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे हैं? जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं गॉल होती ब्लैडर है। स्टोन का कोई इलाज नहीं है, एक बार हो गया तो उसकी सर्जरी ही है। तो सर अगर हमें पथरी ही ना हो उसके तो उपचार आप बता सकते हैं ना? डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन जो आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूसेस थे वो बाइल जूसेस फॉर्म हो गए, उसमें स्टोन बन गया। ठीक है, तो अगर आप डाइजेशन को प्रॉपर रख रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की के सम्मान में आप खाना खा रहे हैं कि भाई मेरे को इतने इतने बजे खाना ही खाना है, तो कभी भी बाइल जूस जो है वो सॉलिडिफिकेशन में जाएगा ही नहीं। तो आपका डाइजेशन ठीक है तो वो आपको बनेगा नहीं। मेरे पास सवाल और है, लेकिन मुझे क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो कुछ बैठे बैठे जहन में एक दो सवाल और आ गए हैं कि चेहरे पर जो है बहुत ज्यादा ब्लैकनेस आ जाती है। हाँ। क्योंकि सूरज देवता मेहरबान तो फिर चीजें तो होनी है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, तो सॉल्यूशन तो वही है कि थोड़ा बचना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप जा रहे हैं कहीं बाहर तो आपको जरूर चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए, जैसे कि हम लोग आमतौर पे फ्रेश मक्खन या क्रीम बताते हैं कि आप रात में सोने से पहले उसको लगाइए। मक्खन भी? हाँ जी, बिल्कुल। लोग दूध लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, ठीक है, और दही लगाते हैं, ठीक है। और एक हमारा बड़ी एक फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका नाम है कुमकुमादि तैलम। ठीक है, तो ये कुमकुमादि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। रात में सोने से पहले आप उसको लगाइए, तो आपके क्या है कि स्किन की नरिशमेंट, जिसको हम स्किन की टोन भी कहते हैं, तो उसको इम्प्रूव करके रखेगा। तो आपके सन के एक्सपोजर का बहुत ज्यादा जो है आपके स्किन पर नहीं दिखेगा। साथ में इसके अलावा फ्लूइड इनटेक बहुत जरूरी है इसमें। गर्मी में जितना आप फ्लूइड इनटेक करेंगे, फ्लूइड इनटेक का मतलब सिर्फ पानी ही नहीं होता, जबकि इसके साथ में दूध, छाछ हो गया, और आपका जैसे कि आप कुछ भी आप इसमें पी सकते हैं। इनफैक्ट जैसे आपके फ्रूट्स हो गए या आपका कुकुम्बर हो गया, ये खाना बड़ा जरूरी है। तो इससे आपका क्या है कि बॉडी में वाटर इनटेक सही रहेगा, तो आपका इतना सन के एक्सपोजर से प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ये फेस के दाग धब्बे हम लोगों के लिए तो बहुत अमूमन आम प्रॉब्लम है ये, लड़कियों के लिए, और ये बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, जैसे 16 की एज से शुरू हो जाते हैं चेहरे पे पिंपल होना या दाग धब्बे होना। और जो लेडीज कंसीव कर लेती है और फिर जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद देखते हैं चेहरे पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। हम लोग ना सीधा ट्रीटमेंट पे जंप करते हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली आपने जिस एज की बात करी या आफ्टर प्रेगनेंसी, बॉडी के अंदर पित्त बड़ा होता है। पित्त का मतलब गर्मी बड़ी होती है। जब शरीर के अंदर जब गर्मी बड़ी होती है तो वो कैसे बाहर निकलेगी? वो पिंपल्स, एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, कई आप हमने देखा होगा लोगों के ना चेहरे लाल हो जाते हैं, चेहरे लाल रहते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि उनके शरीर में पित्त ज्यादा है। तो पित्त को कंट्रोल करने की चीजें आपको इंटरनली खानी पड़ेगी, और पित्त को कंट्रोल करने की चीजें आपको लगानी पड़ेगी। मुल्तानी मिट्टी, चंदन, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सी चीज आती है जिसे हम खसखस कहते हैं। आपने देखा होगा कूलर में भी लगती है, वो घास लगती है ना, तो खसखस होती है, तो उसका भी आप लेप लगा सकते हैं। तो ये सुपरफिशियली आपको ठंडक देगा। इंटरनली ठंडक देने के लिए जैसे कि आपने हमारे आयुर्वेद में उशीर आता है, हमारे आयुर्वेद में जैसे कि आपने जो ये जो होता है एलोवेरा हो गया, ठीक है, आप ये इसका कुमारिया सब आता है, ये आप पी सकते हैं, तो ये आपको अंदर से ठंडक देगा। तो ये पित्त को कंट्रोल करने वाली बात है। अगर पित्त कंट्रोल रहेगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ये जो चेहरे पे बहुत कालक हो जाती है और हम चाहते हैं व्हाइटनिंग फेस हो जाए हमारा, बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट भी लगाते हैं, नाम नहीं लूंगी किसी प्रोडक्ट का, आयुर्वेदा क्या कहता है? आइए हमारे पंचकर्मा सेंटर आइए, हम लोग करके देंगे, नेचुरली करके देते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक नावरा किज्जी करके एक थेरेपी होती है पंचकर्म में, उसमें नावरा होता है, एक नावरा एक तरीके का चावल होता है, तो हम उससे फ्रेश एक लेप बनाते हैं, तो हम लोग ये लगाते हैं। तो इसका काम क्या रहता है कि स्किन के अंदर से सारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और स्किन को बिल्कुल फ्रेश और नरिशमेंट देना। तो ये हमारे पास बहुत लोग आते हैं कराने के लिए। और जो लोग घर में अगर करना चाहे तो उनके लिए क्या उपचार है? आप नावरा लेके आइए, नावरा का लेप बनाइए घर पर, और उसमें हम लोग कुछ औषधियां डालते हैं, जैसे मंजिष्ठा हो गया, चंदन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, थोड़ा सा दही होता है, ये आप इसका लेप लगाइए, आप देखेंगे घर पे भी बिल्कुल आराम से मिलेगा आपको। क्या बात है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि भैया
धूप की वजह से चेहरा काला हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि ब्लैकनेस जा ही नहीं रही है, तो आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट सर बता रहे हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी चीज़ का हार्म तो नहीं है? अति सर्वत्र वर्ज्यते। कि अति किसी हर चीज की बुरी है। मैं आपको जो भी आपको होम रेमेडीज बता रहा हूँ, हुँ, सबसे पहले तो देखिए होम रेमेडीज का क्या होता है कि लिमिटेशंस होती है। कई बार होम रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे हम लोग कई बार पेशेंट को बता देते हैं, तो पेशेंट हमें आके बताते हैं कि हाँ जी सर बहुत आराम मिल गया, इसी से आराम मिल गया। कई बार क्या होता है कि वो हो सकता है होम रेमेडी आपकी प्रकृति को सूट ना करे, तो आप कभी भी कुछ कीजिए तो उसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर और लीजिए। यही मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने जो-जो आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़िक्र किया है, उसे आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। अलहदा जो बेसिक ट्रीटमेंट बताए हैं, जिसे भी हम घरेलू उपचार कहते हैं, उसे ज़रूर फ़ॉलो आप कर सकते हैं। सर, अब हम बात करते हैं अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से की, यानी कि अब हम आते हैं घुटनों पर। घुटनों के लिए मैंने अक्सर ये सुना है, खासकर जो एजिड महिलाएँ हो जाती है, कि ग्रीस खत्म हो गई है। ये क्यों होती है? उपचार क्या है? और क्या सिर्फ़ ये एजेड लोगों को होती है या कम उम्र के लोगों में भी ये समस्याएँ हैं? देखिए, घुटने या शरीर का कोई भी जॉइंट, हुँ, जितने भी शरीर के जॉइंट हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि 2 हड्डियाँ या ग्रुप ऑफ हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर मसल्स होती हैं, उसके अंदर कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का काम होता है उस जॉइंट के मूवमेंट में। हुँ, कार्टिलेज के अंदर होता है एक साइनोवियल फ्लूइड, वो एक तरीके का तरल पदार्थ होता है, जो मूवमेंट में सहायक होता है। अब होता क्या है, उम्र के साथ-साथ ये तरल पदार्थ यानी साइनोवियल फ्लूइड कम होता चला जाता है। ये उम्र के साथ-साथ होता है। साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया तो कार्टिलेज भी कम होने लग जाती है। उसके बाद क्या है, हड्डी आपस में घिसने लग जाती है, जिसको हम आमतौर की भाषा में आर्थराइटिस कह देते हैं, या गाँव देहात की भाषा में बाय की समस्या कहते हैं कि इसको बाय हो गई है। अब ये उम्र के हिसाब से होती चली जाती है। पहले के टाइम पे देखा जाता है तो ये लगभग 55-60 साल की उम्र से स्टार्ट होता था। आज की डेट में हमारे गलत खाने-पीने और गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से ये 40 साल की उम्र से स्टार्ट होने लग जाती है। तो अब ये मेजरली नी जॉइंट इसलिए इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि पूरे शरीर का वजन घुटना ही उठाता है। तो इसकी वजह से घुटने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आपकी ऐसी समस्या हो तो इसका मैं आपको घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जैसे कि आपका मैंने बताया साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, तो साइनोवियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो तेल ही है। तो आपको तेल की मालिश और तेल की सिकाई सबसे पहले डेली ज़रूर करनी है। हमने देखा है कि अक्सर पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मालिश किया करते थे अपने शरीर की और उसके बाद में गर्म पानी से नहाते थे। उनको पता था कि जो मालिश करेंगे तो शरीर में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा रहेगा, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ा दे। तो अगर आपको कार्टिलेज को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए घुटनों की मालिश और सिकाई। अब आप पूछेंगे मालिश कैसे करें? उसका भी नुस्खा बता देता हूँ। हुँ, तिल का तेल, शुद्ध तिल का तेल आप 100 ग्राम ले लीजिए। उसके अंदर 20 ग्राम आप जैसे या तो अदरक मिल जाए या सौंठ मिल जाए, उसको कस के डाल दीजिए। उसको एक बार उबाल लीजिए, तो इसके बाद आपका तेल हो जाएगा तैयार। अब क्या करना है, इस तेल की कमरे में बैठ के मालिश करनी है, कम से भी कम आधा घंटा 1 घुटना। अगर आपने मालिश किया, तो उसके बाद ये तेल जाएगा घुटने के अंदर। अब इसके बाद में आपने करनी है इसकी सिकाई। सिकाई दोनों तरीके से हो सकती है, गीली सिकाई भी हो सकती है, यानी कि आपने पानी गर्म किया, उसमें फिर कपड़ा डाल के उससे सिकाई कर लिया, या सूखी सिकाई भी हो सकती है। हुँ। अक्सर कुछ ना मिले तो जैसे लोग गरम तवा कर लेते हैं, तो उसपे कपड़ा रख के उसके बाद में सिकाई कर लेते हैं। खास बात ध्यान रखना कि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में करना है, यानी कि पंखा नहीं चलना चाहिए और एसी नहीं चलना चाहिए। आप ये मालिश कीजिए, सिकाई कीजिए और उसके बाद में उस घुटने को कपड़े से बांध दीजिए, ताकि जो गर्मी अंदर गई है वो अंदर ही रहे। आप ये मुश्किल से 15-20 दिन करके देखिएगा, आपके घुटने की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। सर, मुझे लगता है एक बड़ा टॉपिक अभी रह गया है, जिस पर मैं चाहूँगी कम से कम 5, 10, 15 मिनट का एक छोटा-सा डिस्कशन आपका होना चाहिए, वो है कैंसर। कहते हैं कि जब हम एलोपैथी की तरफ थोड़ा-सा जाते हैं, तो उसमें कई तरीके के उपचार बताए जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदा कैंसर को लेकर क्या बोलता है, कि ट्रीटमेंट को लेकर क्या बोलता है और किस स्टेज पर भी पहुँचकर आयुर्वेद में वो पावर है जो कैंसर को ट्रीट कर सकती है? देखिए, कैंसर आयुर्वेद में इसका इलाज अगर आप मेरे से पूछेंगे संभव है, तो डेफ़िनिटली संभव है। अभी बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसकी पॉसिबिलिटी है।
छोटे क्लिनिकल लेवल पे हमारी उतनी क्षमता नहीं होती है कि हम लोग कैंसर को लेके जाएं और वहां ठीक करें। मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, हेल्थ केयर सिस्टम में कितने भी सिस्टम हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, सिद्ध, ये जितने भी टाइप की प्रैक्टिसेस हैं वो सारे काम करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। अगर आपको कैंसर या कैंसर जैसी कोई भी बड़ी समस्या हो रही है तो सबसे पहले आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। आयुर्वेद उसमें सपोर्टिव में काम करता है। कैसे काम करता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और साथ में एलोपैथिक डॉक्टर ही हमारे पास भेजते हैं पेशेंट को कि आप आयुर्वेद करिए। आयुर्वेद और पंचकर्म के जरिए एलोपैथी से जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे होते हैं हम उसको ठीक करते हैं। हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारा काम सेलेक्टिव है, तो ये चीजें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो सब कुछ छोड़ के आयुर्वेद में आते हैं कि नहीं जी हमें आयुर्वेद से ठीक होना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए हर पैथी की अपनी एक सीमा है, अपनी एक सीमित ताकत होती है। आप ऐसा मत कीजिए कि आप मेन ट्रीटमेंट छोड़ के आयुर्वेद में आ रहे हैं, आप एलोपैथी लेते रहिए, आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, आपकी रेडियो चल रही है, आपकी सर्जिकल प्लान है, आप वो जरूर कराइए, साथ में आप आयुर्वेद लीजिए। तो आयुर्वेद उस इलाज को कॉम्प्लीमेंट करेगा, उन चीजों में बढ़ाएगा। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं कि कीमो चल रही होती है, अब कीमोथेरेपी के साथ में बहुत सारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बाल झड़ना है, इम्यूनिटी लो होना है, पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। तो अक्सर हमारे पास में ऑन्कोलॉजिस्ट ही भेजते हैं कि आप साथ में पंचकर्म कराइए, क्योंकि पहली बात तो पंचकर्म एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, यानी कि वो शरीर के अंदर हम कुछ नहीं करते, बाहर बाहर से करते हैं, तो उसमें क्या है कि सेफ प्रैक्टिस है। नंबर दूसरी बात, हम लोग टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं और वो जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। चेतन जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। एक आखिरी सवाल और पूछ के फिर आज हम पॉडकास्ट का समापन कर देते हैं। वो सवाल ये है कि महिलाओं को व्हाइट पानी यानी कि लिकोरिया की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इसका कारण क्या होता है और इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं? लिकोरिया देखिए इन्फेक्शन होता है, ये हमारा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की जाए। अक्सर ये प्रॉब्लम गांव देहात में ज़्यादा दिखती है जहाँ पर इन्फेक्शन के बारे में उतना नहीं पता, तो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है कि लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा या इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। अब इससे बचने के लिए क्या है कि पहले तो अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए, इम्यूनिटी कमज़ोर ना रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छी हमारे पास में आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, और अगर आप घर पे भी आप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लोकली हाइजीन रखना बड़ा ज़रूरी है, उसको साफ करते रहना बड़ा ज़रूरी है। वॉशरूम गंदे रहना इसका सबसे बड़ा मेन रूट कॉज है कि जहाँ पर वॉशरूम गंदे यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पर मेजरली होते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। इसके लिए क्या करना है कि जैसे आपने चावल का पानी देखा होगा जिसे मांड कहते हैं, जी। ठीक है, उसमें फिटकरी मिलाकर आप उससे अपना सफाई रख सकते हैं, ये एक चीज करनी बड़ी जरूरी है। और एक डोडा पनीर आता है, पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है, वो डोडा पनीर खा भी सकते हैं। डोडा पनीर का आप उबाल कर उसके पानी से सफाई भी रख सकते हैं, तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होने देगा। साथ में अगर दवाइयों की बात करें तो हमारे आयुर्वेद में बड़ी प्रसिद्ध दवाई है इसके लिए, जिसे पत्रांगासव कहते हैं, तो वो आप किसी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर उससे डिस्कस कर सकते हैं। और अपने शरीर की इम्यूनिटी और स्ट्रांग रखिए, जिसमें कि आप शतावरी जो मेन है, शतावरी आप ले सकते हैं, या जो सहजन आजकल मोरिंगा के नाम से बड़ा फेमस है, तो आप वो भी अपना इंटरनली ले सकते हैं खाने के लिए। तो अगर आप ये करेंगे तो काफी हद तक आप इससे बचेंगे। सहजन की फली की आप बात कर रहे हैं? सहजन की फली भी है, सहजन का तो पूरा जो पेड़ है ना वो बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। आप उसकी पत्तियां भी ले सकते हैं, आप उसके फूल भी ले सकते हैं, आप उसकी जो उसके जो फ्रूट्स होते हैं जिसे हम डमस्ट्रिक के नाम से जानते हैं, सांबर में जो बहुत सांबर में जगह आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ताकत देता है, इसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स भर कर होते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत होता है, तो आप इसको ले लिए तो आपको इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और लोकली जैसे मैंने बताया वैसा कीजिए।
बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आप ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और जो भी मेडिसिन जो आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़िक्र किया उन्होंने बताया है कि कौन-सी चीज़ों का आपको सेवन करना है और किनका जो है डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आपको सेवन करना है। एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही है। आपका शुक्रिया आज के लिए समय देने के लिए और इतने अच्छे से एक-एक पॉइंट के ऊपर बारीकी से बात करने के लिए। और आपका भी शुक्रिया करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने बालों से शुरुआत करी कि व्हाइट बाल हैं तो क्या करना है, बाल झड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नाक में प्रॉब्लम हो रही है, खासकर साइनस की प्रॉब्लम अगर हो रही है तब आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी चर्चा की कि आप अपने मुँह से आ रही जो बदबू है जिसको हम पायरिया की प्रॉब्लम कहते हैं उसको भी खत्म कर सकते हैं। कैसे देसी घी इसमें इलाज साबित हो सकता है। इसके अलग उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि पेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान क्या है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। डाइट में परिवर्तन करना क्यों ज़रूरी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विस्तार से चर्चा, विस्तार से डिस्कशन हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। आपका भी शुक्रिया सर दोबारा से और आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।